हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज इस नई वीडियो में हम एक नया चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर के अंदर हम ये समझेंगे कि अपने देश के अंदर इलेक्शंस होते कैसे हैं और उन्हें करवाया कैसे जाता है और किन इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं और किन को हम नहीं। इस चैप्टर हमें बहुत कुछ सीखने को देगा और इस चैप्टर से पूरी वीडियोस बनेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस चैप्टर्स के जितने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हो, शॉर्ट आंसर्स हो, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स जरूर मिलेंगे, पूरी वीडियो जरूर मिल जाएगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक सबसे पहला अपना है वाई इलेक्शंस। वाई इलेक्शंस में हम ये समझेंगे कि इलेक्शंस ही क्यों। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम एक पेपर की कटिंग है उसको समझते हैं। ये है असेंबली इलेक्शन जो कि हो रहा है हरियाणा के अंदर। अब इस इलेक्शंस की बात क्या है कि ये आधी रात की बात है। अब इसमें मैं समरी देते हुए चला जाऊंगा कि कई क्राउड है, ठीक है, भीड़ भाड़ है, वो पिछले 5 घंटों से अपने जो नेता है, उनका जो लीडर है, उनका वेट कर रही है कि, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है, उनको अश्योर कर रहा है अभिनेता आ रहे होंगे। जैसे आसपास से कोई गाड़ी गुजरती, सब लोग खड़े हो जाते, गर्दन सबकी ऊंची हो जाती, देखने लगते कहीं उनका नेता तो नहीं आ गए। आखिरकार पता है वो कौन से नेता का वेट कर रहे हैं? वो नेता है जो है, उनका नाम है मिस्टर देवीलाल। फाइनली वो आते भी हैं। वो हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ है। किसके? हरियाणा संघर्ष समिति के। और नाम क्या है उनका? मिस्टर देवीलाल। क्लियर? वो आते हैं थर्सडे को, उन्हें करनाल में वो मीटिंग को एड्रेस कर रहे होते। उनकी उम्र 76 साल है, 76 ईयर्स के हैं वो। और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। उनका जो दिन है वो 8 बजे से शुरू होता है और रात के 11 बजे ख़त्म होता है। और आज उन्होंने लगभग 9 इलेक्शन मीटिंग्स में जा चुके हैं। मतलब 76 साल का बंदा 8 बजे उठता है और 11 बजे काम करता है और लगभग 9 इलेक्शंस में 9 मतलब सभाओं में जा चुका है, मीटिंग्स में जा चुका है और अपनी बात रख चुका है। तो ये कितना, 76 साल का बंदा इतना काम कर रहा है, तो आप लोग जस्ट सोचो कि आप लोगों की उम्र क्या है। तो आप लोगों को काम तो करना ही करना चाहिए, इनसे इंस्पायर हो जाओ, ठीक है। मेहनत के मामले में लगभग ऐसा वो काम पिछले 23 महीनों से कर रहे हैं और अपने इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो असली बात क्या है, वो इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं मिस्टर देवीलाल। ठीक, क्लियर? इसमें तो हमने इतना समझा। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो भी हम समझते हैं। नाम इनका जैसे कि हमें पता है, चौधरी देवीलाल, ठीक है। चौधरी देवीलाल इनका नाम है। ये एक ऑपोजिशन लीडर है और इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया था। मूवमेंट का नाम था न्याय युद्ध। मूवमेंट का नाम क्या था? न्याय युद्ध। ये स्ट्रगल फॉर जस्टिस चलाया गया था। इन्होंने एक नई पार्टी भी फॉर्म की थी जिसका नाम है लोकदल। वही है स्ट्रगल फॉर जस्टिस। इनका एक पार्टी का नाम है जो इन्होंने न्यूली फॉर्म किया, उसका नाम है लोकदल। ये आपको याद करना पड़ेगा, लोकदल। क्लियर? फिर क्या होता है कि लोकदल जो है पार्टी, वो कांग्रेस को हराना चाहती है। किसको हराना चाहती है? कांग्रेस को। क्योंकि उस वक्त वहां पे हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट किसकी है? कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो कांग्रेस को हराना चाहते हैं, तो इस वजह से लोकदल हो गई। और भी उस हरियाणा के अंदर जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज है वो उन्होंने अपनी अलाइज बना ली, वो लोग एक हो गए। यानी लोकदल प्लस और भी जितनी ऑपोजिशन पार्टीज है, ये भी ऑपोजिशन पार्टी है, और भी जितनी ऑपोजिशन पार्टी है वो दोनों मिल गए, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और टारगेट किसको रखा है? कि कांग्रेस को जीतने नहीं देना है। क्लियर? अब आगे क्या होता है कि इलेक्शंस कैंपेन होते हैं। मिस्टर देवीलाल वादा करते हैं कि अगर उनको आप वोट दोगे, अगर वो इलेक्शंस जीतते हैं, तो वो लोन्स जो फार्मर्स के ऊपर जो लोन चढ़े हैं, जो बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेसमैन के ऊपर जो लोन लिए हैं और वो पे नहीं कर पा रहे, वो सारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे उनकी गवर्नमेंट बनते ही। तो जाहिर सी बात है, लोग तो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। क्लियर? और यही हुआ भी। लोग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हुए लोकदल पे और उनकी अलायंस पे, और उन्होंने वोट भी खूब जमकर दिया। इसका रिजल्ट ये निकला कि 90 आउट ऑफ 70 सीट्स किसने जीती? लोकदल ने जीत ली, और उनके पार्टनर से जो उन्होंने अलायंस बनाई थी। अगर लोकदल की अकेले की बात करें तो उन्होंने 60 सीट्स को जीता अकेले, और जो कांग्रेस है वो केवल 5 सीट जीत पाई। पहले इसने तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट भी नहीं रही। अब क्या होता है, जैसा कि देवीलाल ने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वो, आप उनको वोट दोगे, वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो कांग्रेस जो लोन्स हैं वो माफ कर देंगे। तो फाइनली क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर वो बन जाते हैं। गवर्नमेंट उन्हें इनवाइट करता है, गवर्नर की आओ भाई
आप चीफ मिनिस्टर का पोस्ट अब खाली हो चुका है और आप आओ और यहाँ पे अब रूल करो, शपथ दिलवाया जाता है। फाइनली हम ये पता चलता है कि लगभग 3 दिनों के अंदर ही, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो 3 दिनों के अंदर ही वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो एक ऑर्डर पास करते हैं। उस ऑर्डर के अंदर वो जो भी फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं या फिर स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, उन सभी का जो लोन है वो माफ़ कर देते हैं। और इस वजह से जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, चलो ये तो उन्होंने निभा दिया। बट नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इस टाइम वो जीतते नहीं है। ये बात ध्यान से सुनना। चलो इन्होंने फिर रूल किया, जब दोबारा इलेक्शंस हुए तो इस बार ये पार्टी लोक दल नहीं जीत पाई। इस बार कौन जीता? कांग्रेस जो पार्टी है वो इलेक्शंस जीत गई और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया। तो अब हम समझते हैं पहले चीजें कि पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस को जनता, मतलब हरियाणा की जो जनता, वो खुश नहीं थी उनके कामों से। लोकदल पे उनका ट्रस्ट आया जनता का, तो जनता ने इस बार लोकदल को वोट दिया, जीती भी, उसने काम भी किए। पर जनता की उम्मीदें को उसने पूरी नहीं कर पाई, जनता इससे भी खुश नहीं थी। फिर अगेन जनता ने क्या किया? ट्रस्ट दोबारा कांग्रेस पर जताया। तो इससे हमें ये पता चलता है वाई इलेक्शन से कि जनता के पास चॉइस होती है इलेक्शंस के दौरान, कि वो अगर कोई भी एक बंदा, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अगर काम अच्छा नहीं करती तो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को चुन सकती है। तो इसी वजह से इलेक्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इलेक्शंस ही नहीं होंगे, जब सपोज करो, तो बार बार एक ही पॉलिटिकल पार्टी, उसे डर होगा कभी कि मैं कभी गवर्नमेंट कह देगा कि हर बार तो मुझे ही जीतना है, चाहे वो काम करे या फिर ना करे। तो जब कांग्रेस इस बार हारी होगी ना, तो उसके दिमाग में डर बैठ गया होगा कि यार जनता है वो हमें हरा भी सकती है, और नेक्स्ट टाइम हमें अगर पूरा सपोर्ट लगाना, जनता को भी कैसे भी अट्रैक्ट करके हमें विश्वास दिलाना कि हमें वोट दे। अगर वोट हमें मिलेंगे तो हमें उनको पूरा ध्यान रखना है कि जनता की सारी डिमांड्स को पूरी की जाए। और लोक दल को भी शौक लगा होगा कि यार ये क्या हो गया, पिछली बार तो हमने इतनी बहुमत से जीते थे, इतने मेजोरिटी से जीते थे, अब क्या हो गया। और इनको भी सबक मिला होगा कि यार हमें काम करना चाहिए था। ठीक है, तो इसी वजह से इलेक्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो कोई भी तीन में से कोई भी 2 काम जो आप लोगों को प्रेफर लगता है, लाइक, कमेंट एंड शेयर, जो 2 चीज़ें आप लोगों को पसंद है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, वो आप करके ज़रूर जाइएगा। कि आखिरकार वाई डू वी नीड इलेक्शंस, आखिरकार हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या बिना इलेक्शंस करवाए देश के अंदर सिस्टम नहीं चलाया जा सकता, या इलेक्शंस करवाना ही देश के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या इलेक्शंस अगर ना हो तो भी तो देश चल सकता है? तो इसी के बारे में हम समझेंगे, इसी के बारे में अपनी जो समझ है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे कि आगे का इलेक्शंस हम करवाते क्यों है। वैसे आगे की जो आने वाली वीडियोस है ये इलेक्शंस के प्रति आपको बहुत कुछ नॉलेज देगी, तो उन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, पूरी वीडियोस को कंप्लीट करिए और अपना चैप्टर फटाफट ख़त्म करिएगा। तो चलिए अपना पहले समझते हैं, क्योंकि इलेक्शंस की बात हो रही है तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि इलेक्शंस होता क्या है, इलेक्शंस कहते किसे हैं। तो कहा जा रहा है, इसको आप एज इट इज़ लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, कि इलेक्शन एक मैकेनिज्म है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे। अगर हमें वो काम अच्छा नहीं करता होगा, रिप्रेजेंटेटिव अच्छा काम नहीं करता, तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं और इसी को इलेक्शंस कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं। होता क्या है कि जो एक पर्सन है, इसको अपने देश के अंदर अगर देखा जाए तो हर 5 साल के अंदर इलेक्शंस होते हैं। रेगुलर इंटरवल ये हो गया, हर 5 साल के अंदर अपने देश के अंदर चुनाव होते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अगर क्या होता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर ये कल को अच्छा काम नहीं करता, हमने इसे चुन लिया, अब 5 साल की जिम्मेदारी इस पे हो गई कि भाई ये काम करेगा। लेकिन होता क्या है कि 5 सालों के अंदर इसने काम अच्छे नहीं किया, हमारी जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पे इसने अच्छे से काम नहीं किया। देन क्या होगा, हम दूसरे बंदे को, किसी को चुन लेंगे। जब नेक्स्ट 5 ईयर्स बाद जब इलेक्शंस होंगे तो हम उसे चुन लेंगे। तो यही इलेक्शन का मैकेनिज्म है, यही इलेक्शन है कि रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होना और जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। अगर वो काम अच्छा नहीं करता तो हम उसे बदल भी सके। उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्शन वाली डेफिनेशन तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको इसी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहूँगा कि देखो, आज तो इलेक्शन ये इस तरीके से होता है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होता है, आपको एक जगह आपको जाना पड़ता है वोटिंग करने के लिए। ठीक है, अपने पेरेंट्स को तो देखा ही होगा, आप तो अभी वोटिंग के लिए नहीं गए होगे कभी। लेकिन
आपके पेरेंट्स को तो आपने ज़रूर देखा होगा वोटिंग करते हुए। अब होता क्या है कि आजकल मशीनें हैं, वोटर आईडी कार्ड है, बहुत तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत पहले इस तरीके की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पहले जो है, अगर मान लेते हैं जैसे एक ग्रुप है, इसको अपना लीडर चुनना है, तो इसको क्या करना पड़ता था, ये अपने लीडर को चुनने के लिए ना कई सारी चीज़ें देखता था। जैसे ये देखता था कि कितना ज़्यादा एलिजिबल है, क्या अभी इसको बनना, लीडर बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, क्या ये ब्रेव है या नहीं है, दिमाग से क्या ये तेज है या नहीं है, और क्या इसके अंदर पूरे ग्रुप को चलाने के लिए क्या इसके अंदर हिम्मत है, क्या ये पूरे ग्रुप को हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आने वाले चैलेंजेस को क्या ये टैकल पर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इन्हीं तरीके की चीज़ों को देखते हुए वो लोग जो ग्रुप है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना करते थे। लेकिन आजकल सिस्टम बहुत बदल चुका है। आजकल आप देखते हो कि किस तरीके से अपने देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं। अब मशीनें वशीनें, पहले तो ये लोग मशीनें वशीनें नहीं होती थी, लेकिन इनमें अच्छी चीज़ ये है कि ये जो ग्रुप होता था ना, ये इस बंदे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, रग रग से वाकिफ होता था कि बंदा क्या है कैसा नहीं है। लेकिन आजकल के जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस में खड़े होते हैं, इनके बारे में जनता जो है बहुत कम अवेयर रहती है, उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं रहती। क्लियर। वो जनता उनके बारे मतलब जाती है, बस वो पार्टी के नाम पे वोट देकर आ जाती है कि ये पार्टी अच्छी है बस। लेकिन जो वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है, जनता उसके बारे में नहीं जानती कि कैसा बंदा है कैसा नहीं है, क्या करता है क्या नहीं करता। और ये जनता के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है, उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो अपने इलाके में जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, उनके बारे में जितना मैं जान सकता हूँ उतनी जानने की कोशिश करता हूँ, उनकी अच्छाइयाँ उनकी बुराइयाँ सब। और फिर मैं फैसला लेता हूँ कि कौन सा जो बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा अपनी लोकेलिटी के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को भी यही करना चाहिए जब बड़े हो जाना, और अपने मम्मी पापा को भी ये सजेस्ट कर सकते हो, हमें ऐसा चुनना चाहिए। तो चलिए अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इनमें क्या बताया जाए कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो एक वोटर्स के पास क्या होता है, जैसे अब मैं वोटिंग देने जाता हूँ तो मैं वोटर्स कहलाया जाऊंगा। ठीक है, तो जो वोटर्स होते हैं उनके पास कई चॉइसेस रहते हैं, जैसे कि वो चूज कर सकते हैं हु विल मेक लॉज फॉर देम। कि बेसिकली वो ये देखते हैं, क्योंकि इलेक्शंस के अंदर एक ही बंदा खड़े नहीं होते, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं। तो क्या होता है कि अब वोटर है वो ये डिसाइड करेगा कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा, क्या ये बंदा बनाए, ये बंदा बनाए या ये बंदा बनाए। तो ये जनता के हाथ में कि किस पे वो ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताता है दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। जनता ये भी डिसाइड करती है कि कौन पर्सन है जो आगे चल के अपनी गवर्नमेंट बनाएगा, मतलब बेसिकली पार्टी, कौन पार्टी जो है आगे चल के गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर कौन पार्टी रूल करेगी, मान लेते हैं ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है या फिर डी पार्टी है, तो आगे चल के कौन पार्टी रूल करेगी, क्या ए करेगी या बी सी डी, ये जनता डिसाइड करती है, दिल्ली की जनता ही डिसाइड करेगी। क्लियर, ये स्टेट जिस भी आप स्टेट में रहते हो वो स्टेट की जनता ही डिसाइड करेगी। तीसरा, दूसरे पॉइंट में तो ये दिया गया है। तीसरे पॉइंट में बताया जाता है कि जो वोटर्स है वो चूज कर सकते हैं द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। कि वही अगेन इसी दूसरा और थर्ड लगभग सिमिलर सा लग रहा है, कि इसमें भी यही कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती, जो ये पार्टी है, उस पे हम अपना ट्रस्ट देते हैं, और उसकी जो पॉलिसीज रहती है उस वो किस तरीके से गवर्नमेंट को क्या कहती है, किस तरीके से गवर्नमेंट को गाइड करेगी, किस तरीके से वो लॉ बनाएगी। तो एक बंदा जो वोटर होता है वो ये भी देखता है कि इस पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या पॉलिसी होगी, कि क्या वो जब गवर्नमेंट में आएगा तो क्या वो देश के अंदर अच्छे कानून बनाएगा, क्या स्टेट के अंदर अच्छे कानून बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। सो ये वोटर्स के पास चॉइस रहता है। इवन वोटर्स के पास तो बहुत सारी चॉइस रहते हैं, इनमें से कुछ 2-3 चॉइस आपके बारे में बुक में दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा, आपको इलेक्शन समझ में आया होगा। कुछ चॉइसेस जो वोटर्स के पास रहती है, जैसे पार्टी को चुनने की, रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की, उनकी पॉलिसीज़ को चुनने की हमारे पास चॉइस रहता है। क्लियर। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो तीन में से कोई 2 काम ये करना, लाइक कमेंट एंड शेयर। जो भी ये आपके ऊपर है कि जो भी आपको पसंद आता है, जिसे भी आप प्रेफर करते हो, लाइक का, कमेंट का, शेयर का, कोई भी 2 चीज़ हम ये पढ़ने वाले हैं
कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। आखिरकार देश के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, हम किन इलेक्शंस को कह सकते हैं कि ये इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक है, और यहाँ इस देश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हर एक कंट्री है वो अपने आप में तो ये कहती है, वो कहती रहती है कि हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक, यहाँ पे इलेक्शंस भी डेमोक्रेटिक वे में होते हैं। डेमोक्रेटिक वे का मतलब जनता जिसे चुनती है वही होता है, एक सही पैमाने पे होते हैं, सही तरीके से होते हैं। पर एक्चुअली हम कुछ चीज़ों को हम चेक करेंगे और फिर हम ये पता करेंगे कि एक्चुअली में उस देश कहता भी है या एक्चुअली में है भी, कहने और करने में फ़र्क है या नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप चेक कर सकते हो कि किसी देश के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो एक डेमोक्रेटिक वे में है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट समझते हैं। पहला कहता है कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, दिस मीन्स दैट एवरी शुड हैव वन वोट, एवरी वोट शुड बी हैव इक्वल वैल्यू। आपने पढ़ा होगा वन पर्सन, आपने याद करो, आपने पढ़ा होगा वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू, ठीक है, वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा, इवन हमने पुरानी वीडियोस में कवर भी किया था कि देश के अंदर क्या हो कि ऐसा हो कि एक जो बंदा हो वो वोट देने जाए तो उसकी वोट की वैल्यू एक ही काउंट की जाए। जैसे अगर मैं वोट देने जाता हूँ तो मेरी वोट की वैल्यू वन काउंट की जाएगी। अगर मेरे पापा वोट देने जाए तो मेरे पापा की वोट की वैल्यू भी वन काउंट किया जाएगा। अगर कोई रिच इंसान वोट देने जाए तो उसकी वोट की भी वैल्यू वन, कोई पुअर वोट देने जाए तो उसकी वोट की भी वैल्यू वन। तो आप यहाँ ये देख सकते हो कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना ही जेंडर के साथ है, ना ही हमारे कास्ट के साथ है, ना ही हमारे इकोनॉमिक स्टेटस के साथ कोई भेदभाव इस तरीके का नहीं है। हाँ, बस एक एज लिमिट है अपने देश के अंदर, और उस जैसे अपने देश के अंदर है ना 18 है कि जो 18 प्लस है वो सारे लोग वोट डाल सकते हैं, क्लियर, क्योंकि बहुत वोट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अपने देश ने समझा कि 18 उम्र का जो बंदा हो जाता है वो ठीक हो जाता है, उसके पास इतनी समझ हो जाती है कि चुन सके कि कौन बंदा जो है वो ठीक है, कौन बंदा खराब है। तो अपने देश के अंदर यही है कि जो 18 साल का है वो सारा बंदा जाकर वोट डाल सकता है, लेकिन भेदभाव नहीं कि लड़का जाएगा लड़की नहीं जाएगी, इस तरीके का भेदभाव नहीं हो। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं आपके देश के अंदर तो आप ये समझ सकते हो कि जो देश आपका डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पर वन वोट है, वन पर्सन वन वैल्यू, इक्वल वैल्यू, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या बताता है, देयर शुड बी अ समथिंग टू चूज फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, शुड बी ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। कि जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है उनके एटलीस्ट क्या हो, जनता के पास चॉइस हो, लोगों के मतलब ऑप्शन हो, एक कम से कम दो ऑप्शन तो ही, या तो ये या तो ये। क्योंकि अगर जनता के पास ऑप्शन होगा तो वो चुन सकेगी, या तो इसे हम चुने या फिर इसे चुने। लेकिन जस्ट इमेजिन करो अगर जनता के पास ऑप्शन ही ना हो तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वही बार बार इलेक्शंस के अंदर जीतता रहेगा, हर बार इलेक्शंस के अंदर वही जीतेगा, तो ये काम ही क्यों करेगा, उसे लगेगा जीतना तो मुझे ही है, तो मैं काम करूँ या ना करूँ क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इसी वजह से जनता के पास चॉइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो चॉइस हो, जो ये कैंडिडेट हो, ये जनता के प्रति काम भी कुछ अच्छा करें, मतलब ये ऑफर भी करे अच्छा कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं आपको ये काम करूँगा, अगर आप ये कहे कि मुझे आप वोट दोगे तो मैं काम करूँगा। ये नहीं कि कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थर्ड होता है कि द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो इसके अंदर यही बात बताई जा रही है कि जो चॉइस करना है कि हमें चुन रहे हैं यहाँ पर कि इसे बंदे को चुन रहे हैं, इस बंदे को चुन रहे हैं, चॉइस के साथ साथ क्या होना है, ये रेगुलर इंटरवल पे हमसे पूछा जाए। मतलब जैसे कि अपने देश के अंदर होता है ना, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो हमसे पूछा जाता है कि इसी बंदे को कंटिन्यू करना चाहते हो या आप दूसरा बंदा लाना चाहते हो। तो एटलीस्ट अगर आपको ये देखना है देश के अंदर डेमोक्रेटिक है या नहीं, तो आप ये देखो कि वहाँ पे इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल पर हो रहे हैं कि नहीं होते। पता चले पहले 5 साल में इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद 10 साल बाद इलेक्शंस हो रहे, तो इसे हम डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे। जहां हर 5 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं उन्हें हम डेमोक्रेटिक कहेंगे। चौथी चीज़ क्या होती है कि कैंडिडेट प्रेफर्ड द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता जिसे चुने वही इलेक्ट हो। पता चले जनता ने इसे चुना, इलेक्ट होके कौन आ गया, ये बंदा, क्योंकि चीटिंग हो गई, गड़बड़ी होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता जिसे चुने वही इलेक्ट होकर आए। अगला पॉइंट बताता है कि शुड बी कंडक्ट इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज दे रियली विश। इसी से रिलेट करता है फोर्थ पॉइंट से ही, कि जो जनता है इलेक्शंस जो हो वो पहली चीज़ फ्री एंड फेयर मैनर में हो, कि कोई भी बंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कर सकता है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ तो मैं भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, बट एक कंडीशन है, एक एज लिमिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मतलब कुछ लिमिट है
कि आपकी ये कंडीशन होना ज़रूर है, उसके बाद कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। नॉर्मल सी कंडीशंस, कोई हाई फाई कंडीशन नहीं कि आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए होंगे तो ये आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही नॉर्मल सी कंडीशन है जो एक आम इंसान भी उस कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा। क्लियर है। एक कंडीशन है एज की, वो एज की कंडीशन कितनी होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ठीक है, फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए, कोई चीटिंग ना हो, जिसे जनता चुने वही इलेक्शन में हो, ठीक है, वही इलेक्शन में जीते। ऐसा ना हो जनता ने चुना तो इसे, लेकिन घपलेबाजी हो गई, चीटिंग हो गई, डरा धमका के जीत कोई और के, ऐसा ना हो। तो इससे हम ये समझते हैं कि ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो एक कंट्री के अंदर होनी चाहिए, जिससे हम ये पता कर सकते हैं इलेक्शंस के अंदर डेमोक्रेटिक है या फिर नहीं। और अब पता है, आप लोग इस चीज़ से शॉक हो जाओगे कि कई लोग तो केवल जस्ट दिखाते हैं, कई कंट्रीज तो दिखाती हैं कि हम एक्चुअली, हाँ, हम देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं, पर एक्चुअली वहाँ पे रियल पैमाने पे होते नहीं। जैसे चाइना का ही देख लो, चाइना के अंदर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन रेगुलर भी होते हैं इलेक्शंस वहाँ पे, लेकिन लोगों के पास क्या चॉइस है? नहीं है लोगों के पास चॉइस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी है, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी है केवल, वहाँ पे CP है, केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ पर है और कोई पार्टी वहाँ पर है ही नहीं। तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? लोगों के पास कहाँ चॉइस मिल रही है? तो ये बात ध्यान में रखना है कि लोगों के पास चॉइस भी होनी, ये छोटी छोटी कंडीशन फुलफिल भी होनी चाहिए। और ये छोटी छोटी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए जो कंट्रीज़ होते हैं उनके पसीने आ जाते हैं। वो ये कोई एक बहुत ही अच्छी कंट्री होगी जो ही ये सारी चीज़ें फुलफिल कर पाती है, जैसे कि भारत देश। भारत इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। लेकिन और भी हम भारत के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या भारत को हम सच में कह सकते हैं कि भारत देश के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं कि नहीं होते, वो हम नेक्स्ट। वीडियो अच्छी लगी है तो 3 में से कोई 2 काम करना मत भूलिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर। कोई भी 2 जो आपको पसंद आता है वो करिएगा ज़रूर। और वीडियो की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, आप ले जाके, और भी जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स और भी जो चैप्टर्स आ रहे एग्जाम में, उनको आप वहाँ से चेक करिए और अपना सिलेबस कवर करिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, कि देश के अंदर जैसे हम सभी को पता है कि चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत कैंपेन वगैरह बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि क्या कंपटीशन होना अच्छी चीज़ है? तो वैसे देखा जाए तो कंपटीशन होना तो एक अच्छी चीज़ ही है। क्यों? क्योंकि इससे लोगों के पास चॉइस मिलता है। एटलीस्ट एक बंदा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, अलग अलग लीडर्स खड़े होते हैं। अगर ऐसा हो ही ना, अगर इस तरीके की चीज़ें हो ही ना, तो ये इलेक्शंस करवाने का मतलब ही क्या है? कि जब एक ही बंदा इलेक्शंस में खड़ा है, कोई मतलब ही नहीं है, सारे वोट तो उसी को मिल जाएंगे। तो मानते तो हैं कि कंपटीशन होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पहलुओं का हम इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे, उन पे भी ध्यान देना ज़रूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या बताया जाता है, एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डीमेरिट्स। कि देखो, जब भी इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, जब भी इलेक्शंस के अंदर कंपटीशन होते हैं, तो उसके कुछ डीमेरिट्स हमें देखने को मिलते हैं। अभी डीमेरिट्स कौन कौन से हैं वो हम समझते हैं। पहला आता है, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी यू वुड हैव, पहले यहाँ तक ठीक है। सो इसमें क्या कराया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि देखो सोसाइटी के अंदर क्या होता है, डिसयूनिटी क्रिएट हो जाए। सोसाइटी को छोड़ो, ये फैक्शनलिज्म का मतलब होता है कि हर घर मतलब बट जाता है। फैक्शनलिज्म का मतलब होता है कि बट जाना। क्लियर? सो इवन हमारी जो लोकेलिटी होती है, इवन घर भी बट जाते हैं। कैसे? एक घर है, एक घर में एक जो कुछ लोग मेंबर्स हैं वो अलग पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, और घर के कुछ मेंबर्स अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो घर ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, इवन साथ साथ लोकेलिटी बढ़ जाती है, गांव बढ़ जाते हैं। कुछ ग्रुप के लोग या कुछ एक गली किसी और को सपोर्ट करती है, एक सोसाइटी किसी और को सपोर्ट करती है, दूसरी बगल वाली सोसाइटी वहाँ के रहने वाले किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते। तो इससे कहा जाता है कि डिसयूनिटी क्रिएट हो जाती है, एक भावना क्रिएट हो जाती है, मतलब भेदभाव वाली भावना क्रिएट हो जाती है। क्लियर? और आपने ये सुना होगा, यू वुड हैव हियर्ड अ पीपल ऑफ कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी, कि आपने पार्टी पॉलिटिक्स तो सुना ही होगा। पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि लोग जो हैं पार्टी के प्रति अपने बहुत वफादार होते हैं। क्लियर? चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, बस आंख बंद करके, चाहे भाई ये तो अच्छा है,
मतलब वो एकदम कहते हो ना पक्के वाले लॉयल होते हैं अपने उस जो भी वो जिस भी पार्टी को पसंद करते हैं, चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे। तो अक्सर ये पार्टी पॉलिटिक्स भी हमें लोकेलिटी में देखने को मिलती है कि कुछ जो लोग हैं वो अलग पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, कुछ हैं वो अलग पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। आए ना इतनी बात समझ, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। तो होता क्या है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कहते हैं नहीं इसकी गलती, इसने ऐसा किया वैसा किया। वही वाला बंदा उसको कहता है कि नहीं ये खराब है, इसने ऐसा किया, करप्शन किया, ये किया वो किया। तो बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हो ना कि गंदी होती चली जा रही है ना, एक दूसरे के ऊपर बहुत ही आरोप लगाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो पार्टीज हैं पार्टीज एंड जो कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शंस, कि इलेक्शंस के दौरान क्या होते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो या कैंडिडेट्स हो, अक्सर वो लोग क्या करते हैं डर्टी ट्रिक्स का उपयोग करते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए। कहीं ना कहीं जो पार्टीज हैं कैंडिडेट्स हैं उनके मन में तो रहता ही है कि जहाँ पे भी कहीं मौका मिल जाए इस डर्टी ट्रिक्स का उपयोग करने का, वो करने का पीछे नहीं हटते, वो कर ही देते हैं। तो ये भी एक खराब चीज हमें नजर आ रही है। अगला पॉइंट बता रहा है कि गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस अरीना, कि ऐसे लोग जो सोसाइटी में एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स में जाके रियली मतलब डिवोटी होके लोगों के प्रति काम करना चाहते हैं, वो इस सारी झंझल को देख कर, इस सारी मतलब पॉलिटिक्स को देख के वो उनका मन ही नहीं करता। इसी वजह से पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की हमें अक्सर कमी महसूस होती है। अब ये एक अलग सा पॉइंट है, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है। ये बताया जा रहा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो लोग अवेयर थे कि भाई प्रॉब्लम होगी, जो इस तरीके की प्रॉब्लम हमने समझी, घर घर बट जा रहे हैं लोग, अच्छे लोग नहीं आ रहे, डर्टी ट्रिक्स का उपयोग किया जा रहा है। तो ये लोग जानते थे इस चीज़ को कि भाई ये प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने फ्री कंपटीशन इन इलेक्शंस को चूज़ किया। और हमने क्यों ऐसा चूज किया, क्योंकि हम ये मानते थे, इवन वो बेसिकली वो लोग ये मानते थे कि ये सिस्टम जो है वो लॉन्ग रन में ही अच्छा परफॉर्म करेगा। मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत इस तरीके की प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी पड़ेगी, अगर इसका ब्रॉड विजन देखें, उसे लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि ये जो विजन है, ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इफेक्टिव है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने एक फ्री कंपटीशन चुना। फ्री कंपटीशन तो समझ ही रहे होगे ना कि कोई भी बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं तो कर सकता हूं, इवन आप भी चाहो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहो तो कर सकते हो। पर हाँ, ध्यान रखना कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि एज लिमिट। आपकी जब एज लिमिट उतनी हो जाएगी तो आप पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कुछ चीज़ें कंडीशंस होती हैं एलिजिबल होने के लिए, वो नॉर्मल सी होती है, कोई भी आराम से कर सकता है। क्लियर, ठीक है। सो अब मूव करते हैं अपने कुछ आगे की पॉइंट्स की तरफ। यहाँ चीज़ों को हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारी जो नॉलेज है इलेक्शंस के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा डीप होते जा रही है। अगर हम देखा जाए तो एक आइडियल वर्ल्ड के अंदर हम ये देखते हैं, ये मानते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो लोग ये जानते हैं कि जनता जो है वो क्या चाहती है, और वो मोटिवेटेड रहते हैं बाय अ डिज़ायर टू सर्व देम। वो पूरी तरीके से मोटिवेट रहते हैं कि हमें जनता के प्रति काम करनी है। एक आइडल वर्ल्ड तभी होगा जब पॉलिटिकल लीडर्स इस चीज़ को समझेंगे, जो नेता होंगे हमारे वो इस चीज़ को समझेंगे कि जो जनता है, जो पीपल है वहाँ की, वो क्या चाहती है, उनकी डिमांड्स क्या है, और वो उसे उनकी डिमांड्स के प्रति ईमानदारी से काम करे, ऑनेस्टी के साथ काम करे। पर ऐसा नहीं देखने को मिलता। ये आइडियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है वो प्रॉब्लम्स हम समझेंगे कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है। रियल वर्ल्ड में हम देखें तो जो पॉलिटिकल लीडर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया की बात नहीं की जा रही, पूरे वर्ल्ड के अंदर, लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर्स। क्या पॉलिटिकल करियर्स, कि इन लोगों को जनता तो भाड़ में गई, इनको तो अपनी पड़ी है कि कैसे ना कैसे करके इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो इम्प्रूव हो। वो चाहते हैं कि आज मैं इसका चुनाव लड़ाऊं, कल इससे भी बड़े पद का चुनाव लड़ूंगा, कल इससे भी बड़े पोस्ट का वो मतलब सीएम तक, पीएम तक बनने का सपना देखने रहते हैं। वो जनता को नहीं देखते कि जनता का क्या है क्या नहीं है, वो बात की बात है, पहले तो इनको अपनी देखनी रहती है। दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर टू गेट
पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्व्स, कि वो पावर में रहना चाहते हैं, वो नेता हमेशा बने रहना चाहते हो, ऐसा वैसा नेता नहीं, नेता पावर पावर वाला नेता, ठीक है, मतलब जो सीट पे हमेशा बैठे रहे, उनकी पोजीशन हमेशा मेंटेन रहे। यानी ये लोग जो नेता लोग हैं ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन करो कि नहीं सर, हमारे यहाँ पे तो जो बंदा है, वो जो लीडर है वो तो काफ़ी अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, ऐसा सोच सकते हो। अब इसमें भी यही कहा जाता है, दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड इंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। हो सकता है कि कई लीडर्स अच्छे हों लेकिन उनके सेंस ऑफ ड्यूटी पे हम रिस्क नहीं ले सकते, कल को उनका मूड बदल गया तो भाई क्या करेंगे आप। तो इसका फिर सोल्यूशन क्या है, तो इसके सोल्यूशन पे अगर हम बात करें तो देखो, पहला सोल्यूशन तो ये निकल के आता है कि उनके जो कैरेक्टर है, उनका जो नॉलेज है लीडर्स को, उनको इम्प्रूव करवाया जाए, कि जो उनका कैरेक्टर, उनको एक अच्छा कैरेक्टर बनाया जाए, उनकी जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा दे, उनके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया जाए। तो ये तो थोड़ा बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। क्यों मुश्किल सा लग रहा है? अगर जाहिर सी बात, इनको ज्ञान देने जाओगे, इनको कुछ सिखाने जाओगे तो तुमको ही सिखा के भेज देंगे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दूसरा वाला तरीका जो है वो काफ़ी सटीक है और इसे आप, मतलब बहुत अच्छा तरीका है। वो क्या, कौन सा तरीका है कि आप क्या कर सकते हो कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है आप उनको रिवॉर्ड दे सकते हो अगर वो जनता के प्रति अच्छा सर्व करे, और पनिश भी कर सकते हो अगर वो ऐसा नहीं करते। कि ये क्या है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको रिवॉर्ड दो, आप उनको रिवॉर्ड दो। अगर वो काम अच्छा नहीं करते तो उनको पनिश करो। अब ये रिवॉर्ड और पनिश क्या कौन करेगा? यानी हम ही लोग करेंगे, जो जनता होगी वहां की वही करेगी। अब ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट से मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आया क्या। रिवॉर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे पॉलिटिकल लीडर अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको नेक्स्ट इलेक्शन में दोबारा चूज करो, क्या दिक्कत है, काम तो उसने अच्छा किया है। नेक्स्ट इलेक्शन में अगर उसने मतलब वादे तो बहुत किए उसने पर काम ही नहीं किया, लोग सेटिस्फाई नहीं है उसके काम से, नेक्स्ट टाइम पनिश कर दो। पनिश में क्या, मारो पीटो नहीं उसको, नेक्स्ट टाइम उसे वोट ही मत दो। वोट मांगना है बोल दो हाँ हाँ भाई दे देंगे दे देंगे, जाके किसी जो आपको अच्छा कैंडिडेट लगता है उसके कंपैरिजन में उसको जाके वोट दे दो, सिंपल, ठीक है। तो इससे चीज ये समझ आते हैं, देखो इसमें आगे चीज ये बताया जा रहा है कि जो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इसको थोड़ा ये तो इससे अलग चीज है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक में हालांकि मेंशन है, यहाँ पे पॉइंट्स में मैंने नहीं लिखा है। देखो होता क्या है कि जो लीडर्स होते हैं वो ये तो जानते हैं कि भाई मुझे कुर्सी अपनी बचानी है, कुर्सी बचाने के लिए उनको काम तो करना पड़ेगा। अब वो कैसे काम करते हैं कि चाहे भले ही वो कुर्सी के चक्कर में आए कि मैं पावर में रहूंगा, मैं काम, मतलब मैं काम लोगों का भाड़ में जाए, मैं पहले गाड़ियां खरीदूंगा, अपना बंगला बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, ठीक है, वो इस चक्कर में आए हो। लेकिन जैसे जैसे वो लोग पद पे बैठते हैं फिर धीरे धीरे उनको सेल्फ रियलाइजेशन भी होने लगता है कि अगर जनता के मुद्दों को मैं नहीं उठाऊंगा, अगर जनता के मुद्दों को मैं नहीं उठाऊंगा, जनता के लिए कुछ भी काम नहीं करूंगा, तो यार नेक्स्ट टाइम मेरे को तो वोट ही नहीं देंगे। लालच सुन के रहती है ना कि भाई नेक्स्ट टाइम भी वही बनकर आए। ये चीज ही ऐसी होती है कि वो चाहते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम भी जनता उन्हीं को वोट दे। इसी वजह से कुछ ना कुछ दिखाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, दिखाने के लिए रोड बनवा देंगे, हॉस्पिटल बनवा देंगे, कोई काम तो करेंगे ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, जाने अनजाने भी ये हमारे लिए सोचेंगे, हमारे लिए काम करेंगे। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो जीत के आ चुके हैं, कोई कंपटीशन में है ही नहीं कि चाहे काम करें या ना करें, कौन मतलब कौन देखने वाला है उन्हें। तो कंपटीशन होना तो अच्छी चीज आती है हमें निकल कर। कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन में हमें इतना समझ में आता है कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो डिवीजन तो पैदा करती है, जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, थोड़ा अगलीनेस भी क्रिएट करती है प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है फोर्सफुली उनको लीडर्स जो होते हैं उनको सर्व करना पड़ता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर लीडर्स हो। इतना तो हमने समझ लिया है, जैसे अभी एग्जाम्पल के तरह मैंने बताया। देखो आवाज भी अगर आप लोगों तक आ रही हो, चुनाव का दौर है, लोग इधर उधर घूम रहे हैं नारे वारे लगा के, देखो सुना आपने। अब ये बताना है कि ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं, ठीक है। आज की वीडियो तो वैसे ही यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो कैसी लगी है वो आप लोग
ज़रूर बताइएगा। ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ आ सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, कि हमारे देश के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उसको कराने का सिस्टम क्या होता है। वैसे तो इस टॉपिक के अंदर बहुत कुछ हमें समझना है, जैसे कि इलेक्शंस कैसे होते हैं अपने देश के अंदर, किस हिसाब से बंटवारा किया जाता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है किस तरीके से अपना कैंपेन करती है, क्या चीज़ें कैंपेन में कर सकते हैं, क्या चीज़ें कैंपेन में नहीं कर सकती, बहुत कुछ हम समझेंगे। बट इस वीडियो के अंदर हम जनरल इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस के साथ पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स ये क्या है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें हम बुक से पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें जो बुक में नहीं है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, इसी वजह से कुछ चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी, पर चीज़ें सीख लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको 10th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, तो अभी सीख लो। तो जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस की हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम पार्लियामेंट समझते हैं। ठीक है, मैं इसको अपने तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, एक सीक्वेंस वे में समझना ध्यान से। सबसे पहले हम पार्लियामेंट समझेंगे। देखो, हमारे देश के अंदर जो पार्लियामेंट है वो वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। उसके अंदर दो हाउसेस हैं। एक हाउस को हम कहते हैं एक कहाँ गया किसका, हाँ, एक हाउस को हम कहते हैं लोकसभा, दूसरे को हम कहते हैं राज्यसभा। अगेन, पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस हैं, एक को लोकसभा कहते हैं और दूसरे को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। एक जाहिर सी बात है, जब ये हाउस है तो यहाँ पे मेंबर्स भी होंगे, यहाँ पे जो हाउस है यहाँ पे काम करने वाले लोग भी होंगे। अब ये सब काम क्या करते होंगे? काम तो बेसिकली यही है कि देश के लिए भला करना, पॉलिसी बनाना, बहुत तरीके के काम है, लेकिन मेन काम तो इनका यही होता है कि देश के लिए पॉलिसी बनाना, अच्छे अच्छे कानून बनाना, वाद विवाद करना। ठीक है, अब होता क्या है कि जो लोकसभा का जो मेंबर है या फिर राज्यसभा का मेंबर हो, इन मेंबर्स को हम पता है किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं एमपी कहकर जानते हैं, इन्हें हम एमपी कहकर बुलाते हैं। एमपी का फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ये मेंबर है पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आप पार्लियामेंट के मेंबर हो तो आपको एमपी के नाम से जाना जाएगा। आया ना इतनी बात समझ? ठीक है, ये तो कुछ चीज़ें थी एक्स्ट्रा। राज्यसभा को छोड़ते हैं, लोकसभा से हम आगे चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। अगर जैसे कि मैंने बताया है कि ये लोकसभा का इलेक्शंस होता है। देखो, जब कभी अपने देश के अंदर लोकसभा के क्योंकि जो हाउस है इसके अंदर जो बंदे आएंगे, ठीक है, जो हाउस है इसके अंदर जो बंदे काम करते हैं, इनको जनता के द्वारा ये चुनकर आते हैं। अब इनके लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं, कहते उसे हम उन इलेक्शंस को हम लोकसभा के इलेक्शंस के नाम से जानते हैं। अगर आपने लोकसभा के इलेक्शंस तो नहीं सुना होगा, तो लेकिन पीएम का इलेक्शंस तो आपने जरूर सुना होगा कि देखो पीएम के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आप पीएम के इलेक्शंस को ही आप समझ जाना कि इसे हम कहते हैं कि लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है। आए नहीं इतनी बात समझ? ठीक है, अब होता यूं है कि जब भी जो पीएम होता है वो क्या किसी एक स्टेट का होता है, दिल्ली का है, हरियाणा का नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। हमारे देश के अंदर जो पीएम है वो पूरे इंडिया का है। ठीक है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो पंजाब हो। तो इसी वजह से जो पीएम जब इलेक्ट करना होगा कि हमें अपना पीएम चुनना है, तो हम पूरे इंडिया के अंदर वोटिंग होगी ना, पूरे इंडिया के अंदर वोटिंग होती है। तो ये मान लेते हैं अपना ये पूरा इंडिया है, तो इसी पूरे इंडिया को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये क्योंकि पूरे इंडिया के लोग एक ही साथ एक जगह तो वोट दे नहीं सकते, हम उनके पॉपुलेशन के बेस पर हम बेसिकली उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस पूरे इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे सर कितने पार्ट्स बना दिए जाते हैं, हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इंडिया को? मैक्सिमम 543 पार्ट्स में, अभी करंट का डाटा यही है, 543 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इंडिया को, अगर पीएम के इलेक्शन सुनना है। तो कहने का मतलब ये है कि सर लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स होंगे। बिल्कुल सही कि भाई जब 543 डिवाइड है तो कितने मेंबर होंगे? 543 होगी। तो सर यहाँ से अब होता है क्या, कोई हम इलाके को लेते हैं। ठीक है, इस इलाके के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बंदे खड़े होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए पॉलिटिकल पार्टी का है, बी का है और ये सी का है, मान लेते हैं। ठीक है, इलेक्शंस में खड़े हैं, जो भी जीतता है, यहाँ से मान लेते हैं बी वाला पर्सन जीत गया, अगर ये जीता तो इसकी सीट लोकसभा में हो जाएगी, मतलब ये लोकसभा का मेंबर बन जाएगा और ये दोनों मेंबर नहीं बनेंगे। साफ सिंपल फंडा यही है। आया ना इतनी बात समझ? अब इस चीज़ को यहीं रखते हैं, अब समझते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो,
जब भी हमारे देश के अंदर वैसे कई तरीके के चुनाव होते हैं, जैसे हम एमसीडी के चुनाव होते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा पीएम के इलेक्शंस हो रहे हैं, आपने सुना होगा सीएम के इलेक्शंस हो रहे हैं। पीएम और सीएम का इलेक्शंस तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, बहुत पॉपुलर इलेक्शंस होते हैं इनके। तो देखो जब भी, अब ये तो हो गई लेवल की बात, मतलब पूरे इंडिया की बात हो गई। अब जो सीएम होता है वो किसी एक स्टेट में ही रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिल्ली है, तो जो दिल्ली के अंदर जो सीएम है वो दिल्ली तक ही तो उसका पावर रहेगा, लेकिन पीएम का तो पूरे इंडिया भर में पावर रहता है। अब ध्यान रखो, ये चीज बहुत ध्यान से समझना कि जब कभी दिल्ली के अंदर सीएम का इलेक्शंस होगा तो उसी दिल्ली को अगेन हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि चुन के आने हैं बंदे, ठीक है, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर दिल्ली के अंदर सीएम के इलेक्शंस होंगे तो हम पता है उसी दिल्ली को 70 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट्स में? 70 पार्ट्स में। दिल्ली के अंदर अगर हमें पीएम के इलेक्शंस करवाने हैं, ठीक है, या लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं दिल्ली के अंदर, तो उसी दिल्ली को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अभी का डेटा तो यही है, क्लियर। अगर दिल्ली के अंदर हमें एमसीडी के इलेक्शंस करवाने हैं तो उसी दिल्ली को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? 250 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब सर ऐसा क्यों, कहीं पे 250 है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 70, सब में यूनिफॉर्म जैसा क्यों नहीं है? इसका सिंपल रीजन है पावर्स की वजह से, क्योंकि इनके ऊपर जो पावर है, मतलब ये इस हिसाब से है कि यहाँ पे इनको 7 बंदों की ही रिक्वायरमेंट है। 250 इस वजह से कि यहाँ पे इनको 250 की ही रिक्वायरमेंट है। 70 इस वजह से क्योंकि इस सीट के लिए, सीएम की सीट के लिए इनको 70% ही चाहिए। तो इस वजह से जो रिक्वायरमेंट है उनको 70 की है, तो 7 क्यों करेंगे? अब पीएम के लिए जब 7 की ही रिक्वायरमेंट है, दिल्ली से 7 ही पार्ट्स चाहिए हमें, तो 8 क्यों करेंगे? हाँ, ये बात ध्यान रखना, ये रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है ओवर द ईयर्स जो होती है। हर साल तो चेंज नहीं होता, हालांकि चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो लेकिन हाँ ये चेंज होते हैं। जैसे आज 7 है तो ये नहीं है कि 50 साल बाद भी 7 ही रहेंगे, हो सकता है 7 ही हो, पर हो सकता है बढ़ भी जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, 6 हो जाए, ये हर चीज़ में वेरी करता है, ठीक है। रिसेंटली अभी एमसीडी का है, एमसीडी में पहले 250 नहीं थे, शायद से बहुत कम थे, लेकिन अब बना के कितना कर दिया गया है? 250 कर दिए हैं। कम थे या ज़्यादा थे इस पे नहीं जाते, पर चेंज हो गया। तो ओवर द ईयर्स ये जो सीट्स हैं वो चेंज हो जाती है। अब देखो यहाँ पे एक बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ सीट की, तो आप जैसे यहाँ पर ये जो बंदा है, फॉर एग्जांपल ये दिल्ली है, दिल्ली के अंदर लोकसभा उसके चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, ठीक है, मतलब पीएम के लिए अपना जाना है। तो दिल्ली को मैंने कितने बार बताया था, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, और ये हो गया 6, और ये हो गया अपना 7, ठीक है। दिल्ली को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और रफली ये इक्वली किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि 1 के अंदर ज़्यादा बंदे हैं, 2 के अंदर कम, लगभग लगभग सेम ही होता है। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो हर एक जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जो इलाका है, वो सेम ही रफली पॉपुलेशन सेम ही रहती है, ठीक है। अब ये पहले की हम बात करते हैं, अगर दिल्ली को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इस पहले पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे भी अलग अलग बंदे, पॉलिटिकल वाले बंदे जो होंगे वो खड़े होंगे, अलग अलग इलेक्शंस के अंदर खड़े होंगे। ये ए पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, सी पार्टी से, तो जो भी बंदा जीतेगा वही लोकसभा का मेंबर बनेगा। अगर ए बंदा जीत गया तो यही बनेगा, बी बनेगा तो ये, सी बनेगा तो सी जीतेगा। अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो तीनों बंदे खड़े हैं वो इस ए वाली जगह से खड़े हैं, ठीक है। अब इनको ए नंबर की ही जनता वोट करेगी, जो इस इलाके में रहती है, जहां से ये लोग खड़े, इनका इलाका ये है, तो इस इलाके की ही जनता वोट करेगी। 3 नंबर वाले इलाके की जनता इनको वोट करने नहीं आएगी, ये बात ध्यान में रखना। जिस इलाके की जनता में, जहां पर ये बंदे खड़े हैं, जिनका जितना इनका इलाका है, कि जैसे इसका दायरा 1 वाला ही है, तो ये 1 के दायरा जहां जहां तक पहुंच रहा है, केवल उन्हीं लोगों से वोट मांग सकता है, और उन्हीं लोगों को मांग तो सभी से, लेकिन दे ये केवल 1 नंबर के लोग ही वोट दे सकते हैं। ऐसे ये 2 नंबर में भी, इस 2 नंबर में भी अलग अलग बंदे, पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होंगी चुनाव के लिए, तो केवल दो में इस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वही इनको वोट दे सकते हैं। ये नहीं कि तीसरा वाला बंदा इनको वोट डाल के आ जाए, ऐसा नहीं होता। आया नहीं इतनी बात समझ? तो हमने इतनी चीजें समझी, और ये जो अलग अलग बंदे हैं इन्हीं को ही सीट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ए बंदा जीत कर गया, ए बंदा जीत के कहाँ गया? लोकसभा के हाउस में बैठ गया, तो जो हाउस में जो सीट उसकी कंफर्म हो गई, ठीक है, मतलब वो जीत गया, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं? सीट्स के नाम से जानते हैं। आया ना इतनी बात समझ? ठीक है। जैसे पीएम के लिए कितनी सीट्स हैं? 70,
सीएम के लिए कितनी सीट्स है 70, पीएम के लिए कितनी सीट्स हैं 7, एमसीडी के लिए कितनी सीट्स है 250, मतलब कितने बंदे चुन के जाने हैं, कितनी सीट्स हैं, इस तरीके से। अब हम समझते हैं जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शन। देखो क्या होगा कि एक ही बात, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली है, अगेन दिल्ली का ही लेते हैं क्योंकि दिल्ली से समझ रहे हैं, तो इसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ये कर देते एक बार दोबारा से 6, ये मान लेते हैं 9 हट गया, ये 7 पार्ट्स हो गया। दिल्ली के अंदर हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, इन्हीं के अंदर इलेक्शंस हुए पास, हमें पता है देश के अंदर 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। हमने अपने मान लेते पीएम को, पीएम है यहाँ से चुना गया, 7 पार्ट्स में इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शंस हुए, 7 बंदे चुनकर चले गए एक ही, ठीक है। तो इनकी ड्यूरेशन बताओ कितनी है, ये जो 7 बंदे यहाँ से जो भी जीते होंगे, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से जीते होंगे, इनकी ड्यूरेशन कितनी है, 5 सालों के लिए है। अब मान लेते हैं सर ये जो 7 नंबर पे जो बंदा जीत के गया था लोकसभा के अंदर, जो बैठा था, ये अचानक से मूड बदल जाता है, ये पद छोड़ देता है या मृत्यु हो जाती है इसकी, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी रीजंस हैं, तो इसका पद तो खाली हो गया, ये वाली जगह से तो बंदा वो चला गया, फिर यहाँ पे कामकाज कौन करेगा, कौन कामकाज संभालेगा। तो एक चीज बताओ, इनके लिए इलेक्शंस क्या सभी इलेक्शन हर जगह से इलेक्शन करवाने जरूरी है कि केवल उस जहां से बंदा खाली हुआ है वहीं इलेक्शंस करवाएंगे? तो आप कहोगे सर जहां से खाली हो वही करवाओ, बाकी जगह पे क्यों करवाओगे, वहां पे तो उनके बंदे हैं, यहीं की तो सीट खाली हुई है। तो आप कहोगे कि सर 7 के अंदर, इस 7 इलाके के अंदर दोबारा इलेक्शंस करवाओ। तो जो 7 के अंदर जब दोबारा इलेक्शंस होंगे तो उसी को किस नाम से जाना जाएगा, बाई इलेक्शंस के नाम से जाना जाएगा। मान लेते हैं जो पुराना वाला बंदा है उसने 3 साल तक रूल किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो अब पूरी जगह पे दोबारा इलेक्शंस नहीं होंगे, केवल उसी जगह पे इलेक्शंस होगा जो बंदा चुनकर आएगा। क्या वो सर आने वाले 5 साल के लिए रूल करेगा या फिर जो बच गया है, क्योंकि 5 सालों के लिए रूल करना था तो 2 साल बच गए हैं इसके, तो वो पेंडिंग वाला पूरा करेगा। तो आप इसका करेक्ट आंसर है पेंडिंग वाला। कितना साल रह गया है, 2 साल रह गया है ना, तो वो 2 सालों के लिए बचे हुआ जितना भी पेंडिंग ईयर था उसको कंप्लीट करेगा। आया ना इतनी बात समझ। जनरल इलेक्शन समझा हमने कि आमूमन ये सब पे होता है। बाई इलेक्शन स्पेशल ये होता है कि किसी एक स्पेसिफिक जगह पे कोई बंदा मर गया, कोई बंदा अपना पद छोड़ दिया, तो स्पेसिफिक इलाके में ही इलेक्शंस करवाना बाई इलेक्शंस है। पूरे दिल्ली के अंदर एक साथ इलेक्शंस करवाना जनरल इलेक्शंस है, पर एक स्पेसिफिक जगह पर एक स्पेसिफिक टाइम पर इलेक्शंस करवाना डेट इज बाई इलेक्शंस के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो कि मैंने कुछ अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की एक सीक्वेंस वे में, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। जाते जाते एक क्वेश्चन और है कि भारत देश के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा कि पीएम के लिए इलेक्शंस होते हैं तो पूरे इंडिया को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में, तो आप ये बताओ कि पीएम के लिए कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। लोकसभा के अंदर कितनी सीटें होती हैं, यानी कितने कैंडिडेट्स की हमें ज़रूरत होती है, टोटल कितने कैंडिडेट्स लोकसभा के अंदर होते हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए और लाइक कमेंट एंड शेयर करना तो मत भूलिएगा। आने वाले हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। देखिए इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि हमारे जब भी देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो कुछ जो सीटें होती हैं उसे रिजर्व कर दी जाती हैं। अगर मैं बात करूं एमसीडी इलेक्शंस मेरे इलाके में होने वाले हैं, इस लोकेलिटी में जो इलेक्शंस होने वाले हैं एमसीडी के, तो उस जगह पे पता है सीटें रिजर्व कर दी गई है औरतों के लिए। किसके लिए कर दी गई है, वुमेन के लिए कर दी गई है। यानी अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर औरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर औरत नहीं हो तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। और इसी तरीके से हमारे देश के अंदर या राज्यों के अंदर हम देखेंगे कि हमारे कई और लोग हैं जिनको ऐसा रिजर्वेशन दिया गया, वो चाहे एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी को रिजर्वेशन मिला हुआ है। आया ना इतनी बात समझ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों है। ये तो हमने पढ़ लिया कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है, कि एक इलेक्शंस जहाँ जहाँ होते हैं कुछ जगहों को किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए रिजर्व कर देना, ताकि वहां से कोई और बंदा खड़ा ना हो पाए। अगर एससी के लिए रिजर्व हो गया तो कोई एसटी का बंदा, ओबीसी का बंदा या नहीं वहां पे पार्टिसिपेट कर सकता, केवल एससी का ही बंदा पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा इतिहास, हिस्ट्री। तो अगर हम पाएंगे, हम हिस्ट्री में देखते हैं कि जो एससी के लोग हैं, जो एसटी के लोग हैं और औरतें हैं, इन लोगों की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, अच्छी नहीं है।
इनका इतिहास में बहुत बुरी तरीके से शोषण हुआ है, इनको पीछे रखा गया है और इसके चलते हम ये पाते हैं कि दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में ये पीछे हैं। अगर हम बात करें औरतों की बात करें तो औरतों का समाज में उतना पहले नहीं डोमिनेंस हुआ करता था। कैसे ना, मेल का ज़्यादा डोमिनेंस हुआ करता था, तो मेल तो आगे बढ़ गए लेकिन फीमेल पीछे रह गई। तो उन्हीं को पुश देने के लिए, उनको आगे करने के लिए, इक्वेलिटी लाने के लिए कि महिला भी इक्वल है, पुरुष भी इक्वल हैं, तो इस इक्वेलिटी को लाने के लिए हल्का सा पुश देने के लिए इन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है ताकि ये लोग भी आकर अपनी बात रख सकें। अब देखो, रिजर्वेशन देना एक इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि होता क्या था कि अगर हम बात करें एससी की या एसटी की बात करें तो पता है इन लोग बहुत ही ज़्यादा पिछड़े समाज से बिलोंग किया करते थे। इनके पास इतना पैसा नहीं होता था, मनी नहीं होता था, मसल पावर नहीं होती थी कि ये क्या कर पाए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए। क्योंकि दूसरे जो लोग होते थे उनके पास पैसा है, मसल पावर है, तो इन लोगों को दबा दिया करते थे। इनको इलेक्शंस में आने, अगर आ भी जाते तो बहुत गिने चुने बंदे आ पाते। तो ऐसे में इनकी बात संसद तक कौन कौन पहुंचाएगा? राज्य की जो विधानसभा होती है वहां तक इनकी बात कौन पहुंचाएगा? लोकल लेवल पे इनकी बात कौन करेगा? तो ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा ये तो देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इनकी बात तो पहुंच ही नहीं पाएगी जनता तक, मतलब इनकी बात संसद तक पहुंच ही नहीं पाएगी, देश इनके लिए काम ही नहीं कर पाएगा, तो सीटें इनके लिए रिजर्व कर दी गई। आया नहीं इतनी बात समझ? ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। रिमेंबर, देखो लिखा है मैंने, कहा है कि जो लोकसभा है, जो 84 जो सीटें हैं वो रिजर्व की गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, और जो 47 सीटें हैं वो रिजर्व की गई हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये 26 जनवरी 2019 का डेटा है, ठीक है। ओवर द ईयर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन अभी के हिसाब से 26 जनवरी 2019 के हिसाब से इतनी है। अगर आपके पास लेटेस्ट डाटा है और या आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे भी याद करके लिख सकते हो। हाँ, बस एग्जाम में लिखते वक्त ये जरूर डाल लेना कि मैंने 26 जनवरी 2019 का डाटा लिख रहा हूँ, तो टीचर गलत नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट बता रहा है, दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू द अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोकल लेवल। कि जो रिजर्वेशन की बात कही जा रही है, हमारे देश के अंदर और भी वीकर सेक्शन है जैसे कि ओबीसी, इन लोगों को डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे क्या कर दिया गया है, रिजर्वेशन दे दिया गया। यहाँ पे बात ध्यान रखना है कि लोकसभा के अंदर औरतों की सीटें रिजर्व नहीं की गई है, केवल किनकी है, शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही सीटें रिजर्व हैं। आए नहीं इतनी बात समझ? ठीक है। अगर हम बात करें, हमारे देश के अंदर कई सारे स्टेट्स हैं जैसे कि रूरल यानी गांव में हमें पंचायत देखने को मिलता है। अगर हम अर्बन की बात करें तो वहाँ पे हमें म्यूनसिपालिटीज़ देखने को मिलता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमें देखने को मिलता है। और जो लोकल बॉडीज़ हैं उन लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई है, किनके लिए? ओबीसी के लिए, ठीक है। यानी अगर हम बात करें पंचायत की या म्यूनसिपैलिटीज़ जो शहरों में पाई जाती हैं, उन इन जगहों पर ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई है, ठीक है। और ये जो प्रोपोर्शन है वो सीटें उनके वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब जैसे हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो ओबीसी की सीटें होंगी वो डिफरेंट होगी, और यूपी में जो ओबीसी के लिए जो सीटें रिजर्व होंगी वो डिफरेंट होगी। उसका सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन अलग है तो सीटें अलग निकलेगी, और क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन अलग है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, तो वहाँ पे सीटें अलग निकलेंगी। तो इसी वजह से कहा जा रहा है स्टेट टू स्टेट जो वेरी करेगा ये चीज़, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हम चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, उस लोकल जो बॉडीज़ होती है जैसे हमारी पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, यहाँ पे औरत वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीटें रिजर्व कर दी है? 1/3 सीटें रिजर्व कर दी है। यानी जितनी भी सीटें होंगी उसका 1/3 जो सीट होगी वो औरतों के लिए रिजर्व की जाएगी। कहाँ पर? लोकल बॉडीज़ में, म्यूनसिपैलिटीज़ और हम बात करें पंचायत की। तो ये हमारा रिजर्वेशन का कुछ सिस्टम था। नेक्स्ट वीडियो, अच्छा ये छोटा सा टॉपिक और समझा देता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें कुल क्षेत्र, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा ना जितना मैंने समझाया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कुल क्षेत्र की, तो हमारे कुल क्षेत्र 543 है। लोकसभा का, एक बात ध्यान रखना, लोकसभा है हिंदी में पर कोई नहीं। सामान्य यानी सामान्य का मतलब होता है जनरल, जनरल लोगों के लिए 412 है, ठीक है। पूरे देश के अंदर 412 है, जितना वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, ये 412 है। आरक्षित जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए 84 है, और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई? 47, वही चीज़ है,
ठीक है, अब ये यहाँ पे नीचे कुछ दिया गया है, नीचे यहाँ पर दिया गया है कि अलग अलग स्टेट्स हैं, उनमें कितनी कितनी सीटें कहाँ कहाँ से रिजर्व होकर आती हैं। जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, देखो ये रहा उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 है। और अगर हम असम की बात करें 14 है। अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं। तो आखिर क्या ऐसा क्यों, इस मतलब इतना वेरी क्यों करता है, सब जगह एक जैसा क्यों नहीं है सीटें? तो इसका सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। मैंने बताया था ना कि हमारे देश के अंदर जो सीटों का बंटवारा किया गया है वो पॉपुलेशन के बेस पर किया गया है। तो पॉपुलेशन जहाँ की ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा सीटें। यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यूपी में ज़्यादा सीटें हैं। जैसे दिल्ली की बात करें, गोवा की बात करें, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो सीटों के अनुपात के हिसाब से बांटा गया है। नेक्स्ट वीडियो होगी वोटर्स लिस्ट के ऊपर, ये भी छोटी पर इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, उसको हम कवर करेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी है इसके लिए आप लाइक, कमेंट और शेयर करके अपनी खुशी जाहिर कर सकते हो। और 2 चीज़ तो ज़रूर करना, लाइक या कमेंट या शेयर में से कोई भी 2 चीज़ें जो आपको पसंद आती है वो करना तो मत भूलिएगा। दोस्तों में शेयर करिए और नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा दूसरे चैप्टर्स के, उनकी भी तैयारी, आप उन चैप्टर्स की भी अपनी तैयारी करिए, उन टॉपिक्स को भी कवर करिए। मिलने वाले हैं वोटर्स लिस्ट। लेकिन इस वोटर लिस्ट के करने से पहले आपको आज कॉपी पेन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे पास एक ब्लैंक है, इस स्क्रीन है और कुछ भी यहाँ पे लिखा नहीं गया। तो इसके लिए आज की इस वीडियो बहुत, देखो ऐसा इसका सबसे बड़ा कारण है कि वीडियो बहुत छोटी बनेगी और इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी मैं ओरली आपको समझाऊंगा। जो चीज़ें लिखने लायक होगी वो मैं आपको बोल दूंगा, इसे आप लिख लो या फिर आप बुक से उसे नोट डाउन कर सकते हो। मेरी गई बातों को आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो, समझ सकते हैं, लेकिन समझ आपको अच्छे से आएगा। देखो वोटर लिस्ट होता क्या है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। अक्सर क्या होता है हमारे देश के अंदर, जब भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, फॉर एग्जांपल अब कहाँ गया इंक, ये कहाँ गया दिख नहीं रहा, हाँ अरे हाँ ये रहा, ठीक है। सो होता क्या है, फॉर एग्जांपल हमें एक पर्सन को चुना, ये इलेक्टिव बंदा है, इसे हमें चुनना है। तो इसके लिए जनता होती है, जो पीपल होती है, उनको ना वोटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोटर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जाके वोट डाल के आते हैं। इसे चुनना है या कोई दूसरा बंदा है इसे चुनना है, या कोई तीसरा बंदा है इसे चुनना है। तो ये सारे जो लोग होते हैं वो वोट डालने जाते हैं, ठीक है। अपना अपना जो मत है, अपना अपना जो वोट है, इन किसी भी कैंडिडेट जो उनको अच्छा लगता है उनको वोट डाल के लेकर आते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, हमारे देश के अंदर जो वोटर लिस्ट तैयार करती है वो इलेक्शन कमीशन करती है। कौन करती है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि जो सारे वोटर्स हैं, एलिजिबल वोटर्स हैं, उन लोगों को तैयार करके रखें। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि सब वोटर क्या मैं भी हूँ? तो जी नहीं, आप लोग, क्योंकि अब बहुत उम्र आपकी छोटी है, ऐसे लोग जो 18+ हैं, वो सारे जो लोग होते हैं वो एलिजिबल होते हैं वोट डालने के लिए। कितने लोग? जो 18 अबव हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, वो सारे जो लोग होते हैं एलिजिबल होते हैं वोट डालने के लिए। कितनी उम्र है? 19 है, 20 है, 25 है, ये मैटर नहीं करता। बस आपको उम्र 18 से प्लस होनी चाहिए, आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो। आया ना इतनी बात समझ? अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लोकेलिटी है, इस लोकेलिटी में होता यूँ है कि मान लेते हैं कुछ लोग रह रहे हैं, सभी ग्रुप के लोग रह रहे होंगे, बच्चे रह रहे होंगे, औरतें रह रहे होंगे, और इनका एज ग्रुप भी डिफरेंट होगा। कोई 10 साल का होगा, कोई 25 का होगा, 35 का होगा, 60 का होगा। मान लेते हैं 1000 ऐसे लोग हैं जिनका जो एज ग्रुप है वो 18+ है। कोई 19 का होगा, कोई 20, 25, लेकिन 1000 लोग हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं। तो यही लोग एलिजिबल वोटर्स होंगे और यही जो लोग होंगे यही लोग वोट डाल पाएंगे। आया ना इतनी बात समझ? ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इलेक्शन जो कमीशन है वो वोटर लिस्ट तैयार करता है। वो ये देखता है कि कौन किस लोकेलिटी के अंदर कितने बंदे एलिजिबल हैं। लेकिन ये आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी काम है, इसमें क्या है? लेकिन ये इतना इजी काम है नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि देखो इस लोकेलिटी के अंदर ऐसा भी हुआ होगा कि कई जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह गए होंगे। जैसे कई लोग दिल्ली रहते हैं, वो दिल्ली छोड़ के हरियाणा परमानेंट रह गए होंगे। कई लोग ऐसे भी होंगे जो उत्तर प्रदेश में रह रहे होंगे, अब वो दिल्ली में आके परमानेंट रहने लग गए होंगे ना। तो उनको, कई लोग ऐसे भी होंगे जो मर गए होंगे, कई लोग विदेशों में भी चले गए होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो विदेशों से यहाँ आके परमानेंट के रूप में रहने लग गए होंगे।
तो इन सब का जो लेखा जोखा है वो तैयार किया जाता है और इसे तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम ये होता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये वोटिंग के ना, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर होगी तो उस समय नहीं होता, ये उससे पहले ही काम कर लिया जाता है। जैसे इलेक्शंस होने वाला है कि अगले महीने इलेक्शंस हैं, तो 1 महीने पहले ही, 2-3 महीने पहले ही लोग अपनी तैयारी करके रखते हैं, ताकि मतलब अपनी तैयारी पहले ही शुरू कर देते हैं इलेक्शन से पहले ही, ताकि कोई भी जो बंदा हो जो वोट डाल सकता है वो छूट ना जाए इनकी गलती की वजह से। तुम खुद ही वोट ना डालने जाओ, तुम्हारी अड़क। लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि उनके लेवल से कोई गलती ना हो। आया ना इतनी बात समझ? हमने कुछ चीज़ें समझी। सर एक वोट वही डाल सकता है जो 18+ हो, ठीक है। 18 जिसकी उम्र है, 18 साल का जो बंदा, उससे ऊपर 19, 20, 22, 23, 25, 55, 56, 1000, 2 साल का भी हो तो मैटर नहीं करेगा, वो वोट डाल सकता है। आया ना इतनी बात समझ? ठीक है। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डाल सकते। वो कौन लोग हैं? उसके लिए अगर आप भारत देश के नागरिक हो तो ही आप वोट डाल सकते हो, पहली चीज़ है। अगर आप अमेरिका के नागरिक हो, अमेरिका के सिटीज़न हो, तो आप इंडिया में कैसे वोट डाल पाओगे? ये तो कोई बकवासी बात हो गई। लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हो लेकिन कोई पर्सन है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, मतलब उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हाई चार्जेस लगा है, या दूसरी जो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी है वो ठीक नहीं है, उसका जो दिमागी हालत है वो अच्छी नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस पे इन लोगों को वोट देने से मना किया जा सकता है। क्रिमिनल या फिर ऐसा बंदा जिसकी जो मेंटल हालत है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, तो उन लोगों को वोट डालने से मना किया जा सकता है। लेकिन ऐसा रेयर ही किया जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। हमारे देश के अंदर जो भी कोई वोट डालने जाता है, एक एपिक नाम, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, हिंदी में से हम कहते हैं फोटो पहचान पत्र। ये आप अपने पेरेंट्स से मांग सकते हो। एपिक मत बोलना कि मम्मी पापा एपिक दे दो, नहीं, आप ही बोलना मम्मी आप पहचान पत्र दिखाते एक बार, या पापा से बोल सकते हो पापा जी अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाते। तो ये जो वोटर आईडी कार्ड है ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाला जाता है और इसकी ज़रूरत इस वजह से होती है कि इसमें आपकी फ़ोटो होती है। जो भी पर्सन एलिजिबल होता है, उस जैसे फॉर एग्जांपल मेरा है तो इसमें यहाँ पे मेरी फ़ोटो होगी, मेरी उम्र लिखी गई होगी, और यहाँ पर मेरा एड्रेस लिखा गया होगा, मेरे पापा का क्या नाम है ये यहाँ पर लिखा गया होगा। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि इलेक्शन देते वक्त मेरे को पहचाना जा सके कि हाँ बंदा यही है, कि कोई दूसरा फ्रॉड बंदा है, कोई किसी और का वोट डालने के लिए आ गया है। तो इस वजह से ऐसा किया जाता है। हाँ, हालांकि अभी कंपलसरी नहीं है कि आपके पास अगर यही होगा तो ही आप वोट डाल पाओगे, ये अभी कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या आपके पास राशन कार्ड है तो आप उसकी मदद से भी वोट डाल सकते हो। आया ना इतनी बात समझ? जब भारत देश के अंदर जब इनको लगेगा कि हाँ अब सभी लोगों के पास एपिक है, वो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, तो एलिजिबल बना देंगे, मतलब उसी को कंपल्सन कर देंगे कि यही होगा तो ही वोट डालोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको आगे समझ। अब देखो हमने इतनी इस चीज़ के अंदर इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो समझ ली है कि 18 हमारा उम्र होना चाहिए, एपिक क्या होता है। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी और ज़रूरी जो चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आया होगा। कोई भी जो टॉपिक है इससे रिलेटेड रह नहीं गया होगा और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। यानी इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी पर्सन इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है वो किस तरीके से नॉमिनेट होता है, क्या कोई उम्र की कंडीशन है या नहीं है, या कुछ और कंडीशंस होती हैं नॉमिनेट होने के लिए, क्या सब मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट बता रहा है वो ये बता रहा है कि एनीवन कैन बी अ वोटर, कि एक जो पर्सन है वो वोटर भी हो सकता है और वही जो पर्सन है वो एक कैंडिडेट भी हो सकता है इलेक्शंस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वो वोट देता है, ठीक है, तो वो वोट भी दे सकता है, और वही पर्सन जो है अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, कैंडिडेट बनना चाहता है, तो पर्सन बन सकता है। लेकिन एक चीज है वो ध्यान रखने वाली है कि हम लोगों को पता है कि जो पर्सन वोट देता है कम से कम उसकी उम्र 18 तो होनी चाहिए। अगर वो 18 साल का नहीं है, उससे कम है, तो सॉरी, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट मतलब वोट नहीं दे सकता। ठीक इसी तरीके से जो पर्सन इलेक्शन में अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 25 होनी चाहिए।
25 ईयर्स का होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, उससे कम है, तो सॉरी, उसके लिए अभी अभी वो छोटा है, अभी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्लियर। एक चीज और आपको ध्यान रखने वाली है कि देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द क्रिमिनल एसेट्रा, दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। अब ये वाला पॉइंट ये समझाता है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो कोई पर्सन कर सकता है, लेकिन वो पर्सन अगर क्रिमिनल है तो उस पर्सन को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर वो क्रिमिनल वाला बंदा इलेक्शन में जीतेगा मनी पावर यूज करके, मसल पावर यूज करके, डरा धमका के, अगर वो जीत गया इलेक्शन में, तो वो सोसाइटी के लिए अच्छे काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो सोसाइटी को नरक बना के रख देगा, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देगा। सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी नहीं होगा, सब खराब हो जाएगा। तो ऐसे बंदों को रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, एक्सट्रीम केसेस में ही लगाया जाता है। क्योंकि हम पाएंगे कि हमारे देश के अंदर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर चल रहे होते हैं, प्रूफ भी हो गए होते हैं, लेकिन तो भी वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं इलेक्शंस के अंदर। तो कह सकते हो कि इस चीज को स्ट्रिक्टली लागू नहीं किया गया है, वैसे करना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट इस चीज को ये बता रहा है कि इसमें ना बेसिकली आपको ध्यान रखना है पार्टी टिकट का। अब होता क्या, इस पॉइंट में एक्सप्लेन करता है कि फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, ये पर्सन अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो फॉर एग्जांपल इसकी उम्र है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने गया, तो फॉर ये बीजेपी से मान लेते हैं, कह रहा है कि भाई बीजेपी वालों, मुझे अपना लोगो दे दो, जो इनका लोगो है, और अपना नाम दे दो, बीजेपी का नाम, और मैं आपके तरफ से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। बीजेपी वालों ने मना कर दिया। इसी तरीके से और भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास गया, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको मना कर दिया कि नहीं भाई, हम तेरे को ना तो अपना नाम देंगे, ना ही हम अपना लोगो देंगे। कहने का मतलब हम आपको सपोर्ट करने वाले नहीं है। तो ये बंदा बड़ा डर गया, कंफ्यूज हो गया, तो करे क्या। तो इसके लिए हमारे देश के अंदर क्या है कि डरने वाली कोई बात है नहीं। ये पर्सन जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, बोलेगा कि देखो भाई, इन लोगों ने तो मुझे सपोर्ट नहीं किया, अब आप ही हमें बचाओ। तो इलेक्शन कमीशन कहेगा डोंट वरी, हम है ना। तो वो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, इसको टेम्परेरी बेस पर उस इलेक्शन के समय उसको अपना एक लोगो दे देगा कि भाई तुम ये लोगो ले लो, टेम्परेरी है, इस इलेक्शन में आप इस लोगों का उपयोग करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये बंदा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इसकी बड़ी कोई पार्टी है नहीं, किसी पार्टी ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया, इसको कोई ज्वाइन ही नहीं करवा रहा। तो इस वजह से ये पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहीं पे मान लेते हैं दूसरी कंडीशन है, ये पर्सन है बीजेपी वालों से मांगने गया, बीजेपी वालों ने दे दिया कि चलो ठीक है, तुम मेरे लोगों का उपयोग कर लो, मेरे पॉलिटिकल नाम का उपयोग कर लो। तो ये बंदा पता है क्या कहेगा, अपने घर वालों को या अपने रिलेटिव्स को या अपने मतलब जो इसके समर्थन में उन लोगों को कहेगा, देखो भाई मुझे पार्टी टिकट मिल गई। पार्टी टिकट का मतलब यहाँ पर यह है कि मुझे इस स्पेसिफिक या कोई पॉलिटिकल पार्टी से मुझे लड़ने का मौका मिल गया, मैं उनके नाम का उपयोग कर सकता हूं, मैं उनके लोगों का उपयोग करके इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। इसी को ही पार्टी टिकट के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं पार्टी टिकट आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? ठीक है। अगला पॉइंट ये बताता है कि फॉर एग्जाम्पल अब ये बंदा है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने गया। अब इलेक्शंस के अंदर जब भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करता है, ध्यान रखना नॉमिनेशन फॉर्म कि अपना डिटेल्स वगैरह भरा है, मेरी उम्र ये है, मेरा एज ये है, इस तरीके की चीज़ें जब वो भर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ना इससे फीस मांगता है कि भाई तुम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहे हो, लेकिन इसके बदले तुम मुझे कुछ फीस भी दो। तो ये पर्सन उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में फीस पे कर देता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, वो ये है कि ये फीस ना रिटर्न भी कर दी जाती है, लेकिन रिटर्न करने की कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आप इलेक्शन जीत गए तो आपकी जो ये फीस है, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इसको आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये, अगर मान लेते हैं आप हार गए, आप जीत नहीं पाए, तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आपको कम से कम इतने वोट तो चाहिए, वो डिसाइड कर देता है। अगर आप इतने वोट ले आए, आप इस इलेक्शंस के अंदर इतने वोट मिल गए, तो भी आप अपनी जो फीस है हमसे आकर ले सकते हो, अपना जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है आप हमसे ले सकते हैं। अगर नहीं आए तो अपना चेहरा मत दिखाना, यहाँ पे शकल मत दिखा दियो, वो ऐसा कहता है। तीसरी चीज ये है
कि फॉर एग्जांपल सर वो हार गया इलेक्शंस, वो हार गया, इलेक्शन हार गया। अब इलेक्शन हारने के बाद फिर क्या होगा सर, इलेक्शन मान लेते हैं वो हार भी गया है, नहीं मान लेते हैं इलेक्शन सर वो जीत गया है, इलेक्शन वो जीत गया है, लेकिन सर उसको जितने वोट चाहिए थे उतने नहीं आए, तब क्या होगा। तो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था कि इलेक्शन जीतने से मतलब है, चाहे तुम्हें उतने वोट नहीं आए तो भी कोई मतलब नहीं बनता। इलेक्शंस अगर जीत गए हो तो भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा। ये तो कुछ छोटी सी चीज़ थी। अब देश के अंदर हमारे अंदर क्या हुआ कि बहुत सारी कुछ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ चेंजेस किए हैं। वो इस तरीके से किया है कि हमारे देश के अंदर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो लीडर्स होते हैं वो ना जो आम जनता होती है, जो पीपल होती है, उनको अपने लीडर्स के बारे में ज़्यादा कुछ अवेयरनेस नहीं रहती। मतलब उनका लीडर कैसा है कैसा नहीं है, इस चीज़ की अवेयरनेस में लोगों वोटर्स के अंदर बहुत कमी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखा और उसने कुछ कंडीशंस रख दी। उसने कहा कि भाई अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना एक लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। लीगल डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आपको अपनी कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी। अब वो डिटेल्स किन मामलों में होगी वो यहाँ पे जिक्र किया गया, इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। पहला डिटेल ये कहता है कि अगर आपके ऊपर क्रिमिनल कोई केस चल रहा है या पेंडिंग है तो उसकी डिटेल आपको नॉमिनेशन जब फॉर्म भरते हो तो उसमें देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपके पास कितने एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़, मतलब आपके पास कितना पैसा कार है, कि आपको किसी से लेना है, किसी को कितना पैसा देना है, तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये सारी चीज़ आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ क्या है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कितने, आप कितने पढ़े लिखे हो भाई, ये सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है। डिटेल्स अपनी इन सारी चीज़ों के ऊपर देना ज़रूरी है। अब पता है ये डिटेल्स देने से क्या होगा कि जो आम जनता होगी वो अपने कैंडिडेट्स के प्रति उनकी जो जागरूकता है वो बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। वो समझ सकते हैं कि बंदा इतना पढ़ा लिखा है, नहीं है, इसके ऊपर क्रिमिनल केस है, तो इससे उनको अपना जो कैंडिडेट है वो चुनने में और मदद मिलेगी। क्लियर। नीचे वाला पॉइंट इसी चीज को एक्सप्लेन करता है। अगला टॉपिक है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट। इसको मैं ओरली आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। देखो हमारे देश के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मैंडेटरी नहीं है कि आपका इतना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। ऐसा इस वजह से, फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट अगर देखते हो या कोई भी आप स्पोर्ट्स देखते हो तो आप वहाँ पर ये देखोगे कि कितना पढ़ा लिखा है, या आप ये देखोगे कि वो कितना अच्छा उस स्पोर्ट्स में परफॉर्म करता है। ऑफ कोर्स आप उसकी परफॉर्मेंस पे देखोगे कि वो कितना अच्छा क्रिकेट खेल पाता है, कितना अच्छा वो भाग लेता है, कितना अच्छा वो टेनिस खेल पाता है, कितना अच्छा वो बैडमिंटन खेल पाता है, तो आप ये देखोगे। आप ये नहीं देखोगे कि वो कितना पढ़ा लिखा है। आया इतनी बात समझ। इसी तरीके से इलेक्शंस के अंदर भी जो पर्सन इलेक्शन में खड़ा होता है, हम ये बाद में देखेंगे कि वो पढ़ा लिखा कितना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या वो हमारी भावनाओं को समझ पा रहा है, क्या जो हम चाहते हैं, हम सोसाइटी में जैसा काम करना चाहते हैं, क्या वो काम कर पाएगा, क्या हमारी सोसाइटी को अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाएगा, हमारी नीड्स को समझकर हमारे लिए वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमारे लिए ये जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो एक दूसरी चीज बाद में आ जाएगी। क्लियर। अगर एक मजे का डाटा है कि अगर एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हम मैंडेटरी कर दें कि भाई मतलब हो चाहिए ही चाहिए, एक बेसिक सा कर दे कि ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, एमए बीए बीकॉम यही होना आपका ज़रूरी है, तो भारत देश के अंदर 90% जो लोग हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो एलिजिबल ही नहीं होंगे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये एक शॉकिंग सी चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आपको कैसे लगी है आप अपनी राय ज़रूर बता सकते हो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, या आप इस राय से सहमत हो कि भाई लोगों की जनता की बात सुने, बाकी पढ़ा लिखा हो या ना लिखा हो, मतलब उसके अंदर समझ हो। ठीक है, वो पढ़ा लिखा हो या ना, वो बात की बात आ जाती है। ठीक है, ये वाले हैं इलेक्शन कैंपेन। इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि जब भी कोई जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जब भी चुनाव का दौर होता है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कैंडिडेट होती हैं, वो किस तरीके से प्रचार करते हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रमोट करती हैं, किस तरीके से अपने आप को दिखाती हैं जनता के सामने कि देखो हमको वोट दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यानी उनका इलेक्शन कैंपेन को, उनके प्रचार को हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये बात बहुत ध्यान से समझो कि प्रचार उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वही आपने सुना होगा भी होगा, जो दिखेगा वो बिकेगा।
तो ये लोग इसी स्ट्रेटेजी पे भी वर्क करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये लोग फोकस रहते हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आप लोगों को हो सकता है अपने नेताओं के बारे में पता ना हो, जो आसपास की लोकेलिटी में जो जीत के आए हैं, लेकिन इलेक्शन जब भी होते हैं ये दिखने शुरू हो जाते हैं और आपके पैर छूने लग जाते हैं, बड़े लोगों के पैर छूने लग जाते हैं, वादे बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, असेंबलीज करने लग जाते हैं। ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने लगती है। तो क्योंकि वो इलेक्शन कैंपेन की अहमियत को समझते हैं कि अगर भाई अभी नहीं निकले तो फिर इस बार इलेक्शन में आना मुश्किल है। इलेक्शन कैंपेन जब वो करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा अब काफ़ी भीड़ चलती है, नारे लोग लगाते हैं, मतलब स्पीकर में गाने वाने बजते रहते हैं, नारे लगते हैं। और ये जो नारे लगते हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखो ऐसा भी होता है कि कई लोग जो वोटर्स होते हैं वो मतलब क्लियर नहीं रहता उनके मन में कि हम इसे वोट दें या उसे वोट दें। तो अगर ये नारे चलाए जाते हैं, स्लोगन चलाए जाते हैं, तो उनके मन में ना, मतलब अगर जिसको डाउट में रहे कि भाई मैं तो समझ ही नहीं आ रहा किसे वोट दूं, तो अगर उस लोकेलिटी में जिस पॉलिटिकल पार्टी का ज़्यादा प्रचार हुआ रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका अनकॉन्शियस माइंड ना उस पे मुझे लगता है कि वोट दे देगा, उसको दे देगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे देगा। क्लियर, जो डाउटफुल में रहता है, जिसका क्लियर है तो उसको तो मतलब बहुत रेयर ही उसका हो सकता है चेंज हो जाए। लेकिन जो अनकॉन्शियस, मतलब जो उसको डाउट नहीं है, मतलब बहुत डाउट है, सॉरी बहुत डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है किसे वोट दे किसे नहीं दे, उसके लिए इलेक्शन कैंपेन ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। सो अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है, लीडर्स के नाम दिए गए हैं, पार्टी स्लोगन और इलेक्शन ईयर कि कब कब उन्होंने नारे दिए थे। ये कुछ नारों के बारे में समझेंगे, स्लोगन के बारे में समझेंगे जो इलेक्शंस के दौरान दिए गए थे और इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मतलब इन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको पावर में लाने में बहुत बड़ा इनका इन स्लोगन्स का रोल रहा है। तो आप स्लोगन को हल्के में मत लो। इंदिरा गांधी के दौरान, जब इंदिरा गांधी लीडर थी, तब ये उनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस भी कहते हैं। उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी का नारा दिया था। और ये जो दिया था लोकसभा इलेक्शंस के अंदर 1970 ईयर के अंदर, 1971 ईयर के अंदर। और इस इलेक्शन ने इंदिरा गांधी को पीएम बनाया था, बहुत बहुमत से मेजॉरिटी मिली थी इंदिरा गांधी को। तो इस नारे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। दूसरा नारा है, इंपॉर्टेंट नारों की बात है, वैसे तो बहुत नारे दिए जाते हैं इलेक्शंस के दौरान। जयप्रकाश नारायण जो कि जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, इन्होंने जो नारा दिया था वो दिया था सेव डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र को बचाओ। ये कब दिया था? लोकसभा इलेक्शंस 1977 में दिया था। और इस इलेक्शंस के दौरान सेंटर का इलेक्शन था, तो इस जनता पार्टी को कांग्रेस को हराने में और जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचने में इस सेव डेमोक्रेसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो आप इन नारों को हल्के में मत लो, इनकी अहमियत इतिहास में बहुत बड़ी रही है। लेफ्ट फ्रंट लीडर है, लेफ्ट फ्रंट द्वारा ही ये दिया गया था। लैंड टू द टिलर के नाम से नारा दिया गया था। ये दिया गया था वेस्ट बंगाल की असेंबली, ईयर था 1977। लेकिन ये जो है असेंबली वेस्ट बंगाल की असेंबली इलेक्शंस में दिया गया था। हमें पता है दो टाइप के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा और उसके क्या कहते हैं, इलेक्शंस तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन लोकसभा जो स्टेट के अंदर होते हैं असेंबली जनरल इलेक्शंस, उनकी बात की जा रही है। फोर्थ है रामा राव। एनटी रामा राव ने वो दिया था, लीडर थे। और ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से थे? तेलुगु देशम पार्टी से। और इन्होंने जो नारा दिया था वो दिया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, यानी तेलुगुस के लिए नारा दिया था कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। और इसके चलते इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब सपोर्ट मिला था। और ये जो नारा दिया गया था 1983 में दिया गया था। और कहाँ पर? आंध्र प्रदेश असेंबली के इलेक्शंस के दौरान ये नारे दिए गए थे। तो आप इन नारों को नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ये आपको याद कर लेना कि किसने दिया था, कौन से लीडर ने दिया था, क्या दिया था, किस ईयर में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक एक मार्क में पूछते हैं ये लोग। अब क्या दिया जा रहा है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, कैंपेन होता है, तो हर एक कैंडिडेट जीतने के पूरी प्रयास करता है। कई लोग ऐसे होते हैं कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स का उपयोग करती हैं। तो कुछ ऐसी डर्टी ट्रिक्स, बहुत सारे वैसे तो डर्टी ट्रिक्स उपयोग करते हैं जीतने के लिए, लेकिन हमारे इलेक्शन में लॉ बना है कि आप कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो कैंडिडेट है,
कुछ चीज़ें नहीं कर सकता, उस पर तो खास तौर पे रोक है। जैसे कि वो किसी को ब्राइब नहीं दे सकता या डरा धमका नहीं सकता वोटर्स को, कि वोटर्स को डरा धमका दे, हाँ भाई वोट नहीं दिया तो गया तू, या उसको पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पैसे ले ले लेकिन भाई हमें वोट दे दे। कई लोग बहक भी जाते हैं, पैसों के चक्कर में वोट अपना बेच आते हैं। मैं कहता हूँ बहको मत, उनसे पैसा तो ज़रूर ले लो पर उनको वोट मत दो, क्योंकि आप अगर उनको अभी वोट दे दोगे तो पॉलिटिक्स में जब वो जीत जाएंगे ना, तो जो भी काम करना होगा ना, जो भी सरकार उन्हें पैसा देगी काम करने के लिए, पैसा खा जाएंगे। क्योंकि उन्होंने जो पैसा खर्च किया है आप लोगों पे, जो लुटाए हैं पैसे, कहाँ से निकालेंगे वो? इन्हीं इन्हीं से लुटाए, मतलब इन्हीं सरकारी जो पॉलिसीज़ होती इन्हीं से पैसा हड़पेंगे और आप लोगों को सुविधाएं नहीं देंगे। तो पैसा तो लो, इनको वोट भी मत दो। और नहीं समझ में आता तो आप पैसे भी मत लो और वोट, पैसे मतलब बोल तो वोट दे देंगे पर कहीं और वोट दे देना अपने हिसाब से। सेकंड आता है अपील देम इन द नेम ऑफ द कास्ट और रिलीजन, कि आप उनके अपने कास्ट या रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। जो कैंडिडेट है पार्टी ये नहीं कह सकती कि भाई मैं आपके कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं आपके रिलीजन के से बिलोंग करता हूँ तो आप मुझे वोट दे दो। इस तरीके का उपयोग करके हम इलेक्शंस में वोट नहीं मांग सकते, गलत है। अगला होता है कि आप इलेक्शंस के दौरान गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का उपयोग नहीं कर पाते। जैसे जो लोग जीतते हैं, जो नेता होता रहते हैं, उनको गाड़ियाँ मिली रहती हैं, बहुत तरीके की उनके अंदर बहुत सारे लोग भी काम कर रहे होते हैं, तो उन लोगों का उपयोग अपने इलेक्शंस के लिए लोग नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्शंस के दौरान ये कहीं ना कहीं कर लेते हैं, पर अगर इसकी शिकायत लग गई तो उसको डांटा जाता है, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि वो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेस है उनका उपयोग इलेक्शन कैंपेन में नहीं कर सकती, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जब भी इलेक्शंस होता है तो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। ये बताया गया है कि आप अगर लोकसभा का इलेक्शंस हो रहा हो तो आप केवल 25, एक कैंडिडेट 25 लाख रुपए खर्च कर सकता है, और अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज का इलेक्शंस हो रहा है या फिर जिसे असेंबली इलेक्शंस के नाम से भी जाना जाता है, तो एक जो कैंडिडेट है वो 10 लाख रुपए खर्च कर सकता है। पर हकीकत इससे अलग है। लोकसभा का इलेक्शंस हो चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हो, इन इलेक्शंस में 25 लाख 10 लाख तो कुछ होता ही नहीं। यहाँ पे करोड़ों रुपए इलेक्शंस में खर्च कर दिए जाते हैं, बहुत सारे पैसे इलेक्शंस में खर्च कर दिए जाते हैं। एक एक दिन मतलब कुछ ही महीनों के अंदर ना, या कुछ ही दिनों के अंदर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ये तो बस नाम का ही है वैसे, क्योंकि ना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की जाती। कुछ चीज़ें तो स्ट्रिक्टली फॉलो होती है लेकिन पैसा ये अंडरग्राउंड रहता है, चोरी छुपे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो पकड़े नहीं जाते पाते। लेकिन अगर से कोई पकड़ा गया सारी चीज़ें करते हुए तो उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जैसे कि क्या कार्रवाई की जा सकती है कि जो उनके जो इलेक्शंस जो भी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, अगर वो इलेक्टेड हो भी गए ना और इन सारी चीज़ों का उल्लंघन में पाए गए, इन कोई भी एक चीज़ों में उल्लंघन पाए गए, तो इनके ऊपर कार्रवाई के तहत उनको इलेक्टेड भी हो गए ना तो उनको रिजेक्ट किया जा सकता है, उनको रिमूव किया जा सकता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अब ये तो इलेक्ट हो गया। अब हमारे देश के अंदर क्या होता है कि जो भी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं ना, वो देश के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से चले, इस वजह से ना कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं इलेक्शंस कैंपेन के दौरान। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, मतलब कहते हैं ना गरिमा, एक सही तरीके से कैंपेन कैसे किया जाए वो लगा दिया जाता है कि जब भी देश के अंदर इलेक्शंस वगैरह होते हैं, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, नेता होते हैं, उन लोगों को इस कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ता है। मतलब कैंपेन करो तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कैंपेन करो पर एक सही तरीके से करो, एक राइट वे में कैंपेन करो। इस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, जैसे कि आप किसी वर्शिप वाली प्लेस को प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ नहीं कर सकते, कि आप कोई धार्मिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा, गुरुद्वारा, इन जगहों का उपयोग करके आप अपने नेता वाले भाषण दे रहे हो वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, जैसे गवर्नमेंट के व्हीकल्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए या ऑफिसर्स हो गए, उनका उपयोग आप इलेक्शंस के दौरान नहीं कर सकते। करना है तो आप अपने व्हीकल्स खरीद के करो, अपना खुद का एयरक्राफ्ट है उसका उपयोग करके करो, लेकिन गवर्नमेंट के व्हीकल्स चाहे ऑफिसर्स हों या एयरक्राफ्ट्स हों, उनका उपयोग करना गैर कानूनी है, मना है। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं लोग चोरी छुपी तरीके से कर ही लेते हैं। अगला आता है कि एक बार अगर इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाए कि भाई मतलब इस तारीख को इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जो मिनिस्टर्स हैं वो कोई भी नई प्रोजेक्ट का फाउंडेशन नहीं रख सकते, कि मतलब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो ये पहुंच गए फीता काटने के लिए ना, ऐसा नहीं कर सकते।
कोई बहुत बड़ा डिसीजन या पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते और कोई ऐसी प्रोमिसेस नहीं कर सकते जो पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करे, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकते। जो भी करना इलेक्शन कैंपेन से पहले, मतलब वो जो डिक्लेयर होने से पहले करो, फीता काटना हो, कहीं प्रोजेक्ट कोई करना हो, कुछ भी करना हो, जब हो जाता है तो उससे पहले रोक दिया जाता है। ऐसा इस वजह से ताकि जो वोटर्स इनके लालच में ना आ जाए कि भाई इसने तो अभी ये काम किया, चलो इसको दे देते हैं, चलो इसने तो ये प्रॉमिस किया है इसको दे देते हैं। नहीं, जो भी प्रॉमिस करना है, कोई भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं, कोई भी प्रोजेक्ट नया करना है, वो डेट से पहले करो। डेट डिक्लेयर हो जाए तो ये सारी चीज़ों पे रोक लिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो लगी होगी, आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होगे। अगर वीडियो कैसी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। पढ़ने वाले हैं पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, यानी इस वीडियो के अंदर हम ये इस प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरीके से जो पोलिंग होती है और किस तरीके से वोट्स जो डलते हैं उनकी काउंटिंग की जाती है, उसके कुछ प्रोसेस को हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। ये दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वोटर्स के लिए और कैंडिडेट्स के लिए, यानी जो आपके आसपास से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, क्योंकि वोटर्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना होता है इस दिन, और कैंडिडेट्स को इस दिन ये पता चलता है कि उन्होंने जितना इलेक्शन कैंपेन किया है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, मतलब एक आइडिया उनको लग जाता है कि वो जीतेंगे या फिर हारेंगे। क्लियर, इस तरीके का। सो होता यूँ है, फॉर एग्जांपल आपकी लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी के अंदर जितने भी जो वोटर्स होते हैं, ये हमें पता है कि हमारे देश के अंदर जो भी पर्सन मिनिमम 18 साल का है वो वोट डाल सकता है। ठीक है, जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं उस लोकेलिटी के अंदर वो अपने नेता को चुनते हैं। अब ये जो नेता को जब वोटर्स होते हैं, जब ये वोट डालने जाते हैं तो एक प्लेस होती है, उस प्लेस को पता है क्या कहा जाता है, उस प्लेस को कहा जाता है पोलिंग बूथ कहा जाता है। अब ये जो पोलिंग बूथ होती है, या तो ये स्कूल्स होंगे आपके आस लोकेलिटी में, जो भी स्कूल्स होंगे या तो पोलिंग बूथ इनको बना दिया जाएगा, या फिर जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनको पोलिंग बूथ बना दिया जाता है। क्लियर। सो आपने देखा होगा कि कई स्कूलों में छुट्टियां उस दिन हो जाती है क्योंकि उस दिन वोटिंग होता है, और क्योंकि उस दिन वहाँ पे बहुत सारे मतलब ना कर्मचारी वगैरह रहते हैं, बहुत सारी मतलब आप देखोगे आपके स्कूल में शायद से हुआ होगा, ऑफकोर्स हुआ होगा कि आपका जो स्कूल होता है वहाँ पे कई सारे पोलिंग बूथ के लिए क्लासरूम को खाली वगैरह करवा दिया जाता है, ताकि सब लोग जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो वोट वहाँ पे ईजिली जाके डाल सकें। तो अभी हमने समझा वोटर्स हैं वो वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ में जाते हैं। पोलिंग बूथ या तो स्कूल्स हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो सकती हैं। अब होता है क्या है, जब पोलिंग बूथ में जब सब लोग वोट अपना डालने जाते हैं तो पोलिंग बूथ एक नहीं होता, बहुत सारे आपके लोकेलिटी में बहुत सारा होता है। इसका कारण ये होता है कि भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो, भीड़ बट जाए, क्योंकि अगर भीड़ एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और टाइम के साथ साथ हो सकता है बहुत सारे लोग अपना वोट डाल ही ना पाए। इसी वजह से एक लोकेलिटी के अंदर कई सारे पोलिंग बूथ बना दिए जाते हैं ताकि हर एक पर्सन सही तरीके से अपना वोट डाल पाए, कोई दिक्कत ना आए। अब पोलिंग बूथ के अंदर पुलिस वाले तो रहते ही हैं, ऑफिसर्स वगैरह तो रहते हैं जो सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, कोई चीज़ गड़बड़ ना हो पाए, कोई चीटिंग ना हो पाए। पर क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, कैंडिडेट्स अपने एजेंट्स को भेज देते हैं। एजेंट्स मतलब जो उनके बिहाफ पे जाते हैं, एक कैंडिडेट्स कौन, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं, जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं, ये लोग अपने कुछ बंदों को भेज देते हैं, भाई पोलिंग बूथ में जाओ और ये चेक करो कि कोई दूसरा बंदा कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये एजेंट्स वहाँ पर जाते हैं और पोलिंग बूथ को निगरानी रखते हैं कि कोई मतलब चीटिंग ना होने पाए। आया ना इतनी बात समझ? ठीक है। अब सब लोग अपना एक दिन के अंदर वोटिंग वगैरह कर लेते हैं। जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो मशीन्स होते हैं, देखो एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो वोटिंग का जो प्रोसेस होता है ना, आजकल तो ईवीएम मशीन्स पे किया जाता है वोटिंग, लेकिन पहले जो होता था वो बैलेट पेपर पे हुआ करता था। ये जो बैलेट पेपर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि इस बैलेट पेपर के अंदर अलग अलग पार्टी है, जैसे यहाँ पे तो ए पार्टी लिखा है, यहाँ पर बी पार्टी, यहाँ सी है। ऐसे ही उस पार्टी का कैंडिडेट का नाम यहाँ पर होता है, और वो पार्टी का जो कैंडिडेट है वो किस पॉलिटिकल पार्टी का लोगो क्या रहता है, वहाँ पे ऐसा लोगो रहता है। अब जो वोटर होता है उसको एक स्टैंप मिलती है, जो भी उसको लगता है कि ठीक है ये मेरे लिए काम करेगा, उस नाम के आगे आप देख सकते हो उसका लोगो पहचानेगा और फिर वहाँ पे वो अपना स्टैंप लगा देगा और उसको फिर मोड़ मार के एक बॉक्स में डाल देगा। इस तरीके से उसकी वोटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। आजकल जो वोटिंग होती है वो ईवीएम मशीन के द्वारा होती है। ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
इस मशीन में कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर उस कैंडिडेट का नाम होता है, उस कैंडिडेट की फ़ोटो होती है, वो कैंडिडेट का लोगो जो रहता है वो उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कई सारे नाम हैं, कई सारे फ़ोटो, और उनकी पार्टी का जो लोगो है या जो उसको लोगो प्रोवाइड किया गया, ये लोगो यहाँ पर मिल जाता है। कैंडिडेट को जो भी ठीक लगता है उसके आगे बटन जैसे हैं उस पर वो बटन को प्रेस करता है, वोट उसके नाम पर चले जाते हैं जिस भी कैंडिडेट को प्रेफर करता है। आया ना इतनी। कई लास्ट में एक बटन ये भी आप देख सकते हो, मतलब ऐसा भी ऑप्शन रहता है कि मतलब वो किसी को चुनना ही नहीं चाहता कि सारे के सारे निकम्मे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, तो वो इस बटन का उपयोग कर सकते हैं। सबसे लास्ट में ये बटन मिलता है, मतलब वो कहता है कि मैं इनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहती। इसे नोटा कहा जाता है, ठीक है। नोटा की फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं। अब होता है वोटिंग हो गई, तब पूरे दिन वोटिंग होने के बाद जो मशीन्स है ना, इनको सील करके बहुत ही सेफली सिक्योरिटी के साथ बहुत ही सेफ जगह पे इन्हें प्लेस कर दिया जाता है। पोलिंग हो गई कंप्लीट। अब होती है काउंटिंग, यानी जो वोट्स पड़े उनकी काउंटिंग की जाती है। अब काउंटिंग वाले दिन भी होता है कि काउंटिंग वाले दिन एक डेट डिसाइड हो जाता है कि इस दिन हम काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 4-5 दिन, जब जिस दिन वोट होता है ना उसके 4-5 दिन बाद ही वोटिंग की काउंटिंग, वोट्स की काउंटिंग करना शुरू कर दी जाती है। एक दिन में काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, पूरे दिन में कंप्लीट वो काउंटिंग भी कर ली जाती है। तो फॉर एग्जांपल काउंटिंग का डे आ गया, सारे सील्स को एक के साथ सीसीटीवी की निगरानी में, ऑफिसर्स की निगरानी में खोला जाता है और फिर वोटिंग की काउंटिंग की जाती है कि हर एक पर्सन को कितना वोट मिला है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब वोटिंग करते वक्त, काउंटिंग करते वक्त भी कोई गड़बड़ी ना हो, तो कैंडिडेट्स यहाँ पर भी अपने एजेंट्स को भेज देते हैं कि जाओ उस जगह पर जहाँ पे काउंटिंग हो रही है, देखो कोई बंदा गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। वहाँ पे भी ये लोग चले जाते हैं कैंडिडेट्स के एजेंट्स और चेक करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी गड़बड़ी, काउंटिंग में भी कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। इतनी चीज़ आई समझ। अब होता क्या है कि ये खबर जो होती है कि इसको इतने वोट मिले, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर पे अगले दिन, तो ये तो न्यूज़पेपर पे अगले दिन प्रिंट हो जाती है, रेडियो पर, टेलीविज़न पे लाइव इसका चलता रहता है। आपने देखा भी होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो पूरे दिन उसका वही चलता रहता है। पूरे न्यूज़ खोलो ना तो न्यूज़ पे यही दिखाता रहता है, इसको इतने वोट मिल गए, ये यहाँ से जीत रहा है, वो वहाँ से जीत रहा है, इस तरीके की चीज़ें होने लगती है। फाइनली जो पर्सन को जब वोटिंग काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, तो जिस पर्सन को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो इलेक्शंस जीत जाता है, वो नेक्स्ट मतलब वो वहाँ पे रूल करने लग जाता है। वो कैंडिडेट लोगों का, मतलब ये मान लिया जाता है कि जनता ने इसे चुना है, अब ये जाकर काम करेगा, लोगों के सोशल वेलफेयर की जिम्मेदारी उस पर्सन को पे आ जाती है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी। टॉपिक का नाम है हमारे कि भारत देश के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो एक क्या डेमोक्रेटिक वे में होते हैं या फिर नहीं होते हैं। टॉपिक का नाम है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। वही चीज़ कि भारत देश के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं क्या उन्हें हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं या फिर उन्हें हम नहीं कह सकते। क्लियर। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस बनेंगी। आज इस टॉपिक के अंदर कुछ चीज़ों को, पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। वो पहलू एग्जाम में आते हैं, वो टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो आपके सामने ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं कि जब भी हमारे देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के दौरान हमें कुछ गड़बड़ियां देखने को मिलती है। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं जहां पे हमें ये पता चलता है कि चुनाव के अंदर गड़बड़ियां हुई हैं। वो कौन सी गड़बड़ियां हैं ये हम पढ़ेंगे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ इलेक्शंस के दौरान कौन सी गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं, तो ये आप पॉइंट्स लिख दीजिए। पहला पॉइंट में हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो फॉल्स जो नेम्स होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है और जो जेन्युइन नेम्स होते हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाना, उन्हें हटा दिया जाता है। कहाँ से? वोटर लिस्ट से। तो पहली गड़बड़ी तो हमें यही देखने को मिलती है कि इलेक्शंस के दौरान होता यूं है कि जो कैंडिडेट्स हैं ही नहीं, रियल लाइफ में बिलोंग ही नहीं करते, ऐसा कोई पर्सन नहीं है, उनका नाम आ जाता है। जो बंदे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनका नाम ही लिस्ट से गायब हो जाता है। पहली गड़बड़ी तो ये देखने को मिलती है। दूसरी गड़बड़ी ये देखने को मिलती है कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है, जगह वही ना रूलिंग पार्टी है, वो क्या करती है, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज होती है जैसे कि उनके कार्स या फिर ऑफिसर्स, उनका वो क्या करती है, मिस यूज करती है। अपने पर्पस के लिए, चुनाव जीतने के लिए उनका उपयोग करती है, जो कि करना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज।
तीसरी चीज क्या होता है कि जो बड़े कैंडिडेट्स होते हैं या बिग पार्टीज होती हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस के दौरान बहुत पैसा खर्च करती है। इवन हमें पता है कि ड्यूरिंग द इलेक्शंस हम एक लिमिट ऑफ मनी खर्च कर सकते हैं, ये नहीं कि अनलिमिटेड पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। चौथा क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं उनको एक्चुअली क्या होता है, रिगिंग किया जाता है पोलिंग डे पर। रिगिंग का मतलब क्या होता है कि उनको ना पूरी तरीके से या तो परेशान किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है कि भाई मुझे वोट दो वरना तेरी खैर नहीं। इस तरीके से उनको डरा धमकाकर वोट लिया जाता है, जो कि हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ गड़बड़ियां इलेक्शंस के दौरान हमें देखने को मिलती है। ये तो कुछ गड़बड़ियां हो गई। अब हम आगे के जो टॉपिक्स होंगे उनमें हम कवर करेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कमीशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम और चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये जो चार टॉपिक्स आपको जो देखने को मिल रहे हैं, इन चार टॉपिक्स में से आज की इस वीडियो के अंदर हम इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कमीशन को कवर करेंगे। देखो, इन चारों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप ये समझ पाओगे कि देश के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं या अपने देश के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, आप उसे डेमोक्रेटिक कह सकते हो या फिर आप उसे नहीं कर सकते। तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। उन वीडियोस से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो आप उनके नोट्स प्रिपेयर करो, उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो अब शुरुआत करते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन से। तो पहले हम इलेक्शन कमीशन को समझते हैं क्या होता है। हमारे देश के अंदर जो चुनाव करवाता है वो इलेक्शन कमीशन करवाता है, यानी देश के अंदर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जिसके पास है उसका नाम है इलेक्शंस कमीशन, या दूसरे शब्दों में इलेक्शन कमीशन देश के अंदर चुनाव करवाता है। पहली चीज तो ये आगे कि इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाने का काम करता है, तो ये चुनाव से रिलेटेड वाला कमीशन है। इतनी आई बात समझ। अब पहली चीज ये यहाँ पे ध्यान रखना कि अपने देश के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट के साथ साथ वो उसको ना पावर्स भी जो दी गई है ना, वो जुडिशरी जितनी दी गई है, ठीक है। जिस हिसाब से अपने देश के अंदर जुडिशरी को पावर दी गई है, इंडिपेंडेंट है, सेम उसी तरीके से हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, जिसे ईसी कहा जा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट है और उसको पावर भी जुडिशरी की तरह दी गई है। पहला चीज तो ये आ गया, ठीक है। क्योंकि अगर वो पावरफुल ही नहीं रहेगा तो कैसे फैसले ले पाएगा। एक चीज मुझे बताओ, कोई कमीशन अगर पावरफुल ही ना हो तो फैसले जो लेगा उसके फैसलों में वो दम दिखेगा नहीं। तो पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। दूसरी, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो हेड बंदा होता है उसे हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो मेन बंदा होता है इसका, ठीक है। इसका भी हेड होता है ना। तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हमारे जो प्रेसिडेंट, इंडिया के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो उन्हें अपॉइंट करते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि सर अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसे अपॉइंट कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है जैसा कहेगा इस इलेक्शन कमिश्नर को बात माननी पड़ेगी? पर नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार ये अपॉइंट हो गए तो ये आंसरेबल नहीं होते, ना ही प्रेसिडेंट के ना ही गवर्नमेंट के। देखो, नॉट आंसरेबल प्रेसिडेंट और या फिर गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंट को जवाब नहीं दे सकते। अपॉइंट हो गया, ये पर्सन अपॉइंट हो गया तो फ्रीली काम करेगा। प्रेसिडेंट इससे क्वेश्चन नहीं कर सकता, गवर्नमेंट इससे क्वेश्चन नहीं कर सकती, भाई तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों कर दिया, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सकती। हाँ, जनता भले पूछ सकती है, जनता के पास ये राइट है अपने प्रॉब्लम्स बताने का, तो ये जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह है। इन प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के प्रति बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब इनके ऊपर नहीं है। क्लियर ये चीज? इसी वजह से, फ्री होने की वजह से ही इलेक्शन अच्छे करवा पाता है, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। अब हमारे देश के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास कुछ पावर्स भी है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब इलेक्शन जो कमीशन है उसके पास, इलेक्शन कमीशन है उसके क्या पावर्स है वो लिखिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो इसकी कुछ आज हम पावर्स के बारे में जिक्र करेंगे। वैसे पावर्स तो बहुत सारी, कुछ एक इंपॉर्टेंट पावर जो आपको जानना जरूरी है। पहली चीज क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो हर एक एस्पेक्ट्स में कोड ऑफ एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, यानी इलेक्शंस को हर एक वे में कंट्रोल कर सकता है। वो अनाउंस कर सकता है इलेक्शंस को, डिक्लेरेट कर सकता है रिजल्ट को। यानी कह सकते हो कि जो चुनाव का जो प्रोसेस होता है हर एक चीज में वो रहेगा बंदा। चुनाव कब होंगे, कब नहीं होंगे, कौन पर्सन खड़ा हो सकता है, कौन नहीं हो सकता,
कौन कब वोटिंग डालेंगे, कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सब चीज कौन कर सकता है? इलेक्शन कमीशन करता है। यानी इलेक्शन की जो पूरी प्रोसेस होती है वो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने खुद अपने पास ले रखी है कि भाई मैं ही देखूंगा, जैसा मुझे ठीक लगता है इलेक्शंस के दौरान मैं वो सारी चीजें करूंगा। पहला चीज ये है। दूसरा चीज क्या कर सकता है? वो कोड ऑफ कंडक्ट रूल इंप्लीमेंट करता है। कोड ऑफ कंडक्ट तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कई पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स का उपयोग करते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट यही रोकने के लिए है कि आप प्रचार तो करो लेकिन एक तरीके में करो, डर्टी ट्रिक्स का उपयोग ना करो, इसी वजह से कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। अगर जो पर्सन इसको वायलेट करता है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इसे कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर देते हैं, तो उनको वो पनिश करता है, उन कैंडिडेट्स को वो सजा देता है। दूसरी चीज ये आई समझ। तीसरी चीज हमें ये पता चलती है कि जब भी इलेक्शंस का दौरान होता है, जब भी इलेक्शन चल रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या करती है वो गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस जाहिर कर सकते हैं कि भाई सरकार, आप जब तक इलेक्शंस है तब तक आप इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा आपको, और गवर्नमेंट को भी उन सारी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है, कोई भी पर्सन जो है गवर्नमेंटल पावर में है तो ऑफकोर्स वो गवर्नमेंट की मशीनरी का उपयोग करना चाहेगा, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का उपयोग करना चाहेगा, ऑफिसर्स को अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान यूज़ करना चाहेगा। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है कि रोक सकता है कि ना तो भाई तुम गवर्नमेंट के ऑफिसेस का उपयोग करो, ऑफिसर्स का उपयोग करो। इवन क्या होता है कि वो ट्रांसफर भी कर सकता है कि कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का मतलब कि जैसे कोई पर्सन है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो उसे काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा, तो उसका वो ट्रांसफर कर देता है कि भाई अभी आप यहाँ से चले जाओ इलेक्शंस के दौरान, ठीक है। ये चीज आ गया। इससे क्या होता है कि मिस यूज नहीं हो पाती। चौथी चीज भी इसी से रिलेट करती है कि वो जो भी इलेक्शंस के दौरान उसकी जिम्मेदारी होती है कमीशन की कि कौन पर्सन कहाँ ड्यूटी करेगा, सारी जो मशीनरी होती है इलेक्शंस करवाने के लिए, जो भी चीज़ ज़रूरी होती है वो इलेक्शन कमीशन के पास उस पर पूरा कंट्रोल रहता है। जैसे ऑफिसर्स पे उसका पूरा कंट्रोल रहता है। उस वक्त ऑफिसर्स गवर्नमेंट की नहीं सुनेंगे, ना सेंट्रल की ना स्टेट की, इलेक्शन कमीशन की सुनेंगे। पुलिस वाले इलेक्शन कमीशन की सुनेंगे, ऑफिसर्स मिलिट्री वाले इलेक्शन कमीशन की सुनेंगे कि ये भाई करना ठीक है, ये ठीक नहीं है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की नहीं चलने देंगे। क्लियर। इवन क्या होता है कि कई सारे हमने देखा है कि इलेक्शन जो कमीशन है वो कोई भी पर्सन ऑफिसेस का उपयोग ना कर पाए इलेक्शन ड्यूटी के दौरान या फिर कहीं पे भी, तो इसके लिए वो रोक लगा रखा है कि भाई तुम लोग जो है इलेक्शन के मतलब इलेक्शन के दौरान ऑफिसर्स का उपयोग ना करो। पूरी जो कह सकते हैं ना कि जो मशीनरी है उसको कंट्रोल करके इलेक्शन कमीशन अपना रखता है। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा पॉपुलर पार्टिसिपेशन से रिलेटेड होगा। इतनी जो टॉपिक्स हैं जो आपको समझाया मैंने, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी, तीन चीज भाई, लाइक कमेंट एंड शेयर, तीन नहीं कर पाते तो एटलीस्ट दो तो करो, लाइक कमेंट एंड शेयर। ये आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगता है वो करो, लेकिन करना ज़रूर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी इंपॉर्टेंट होगी, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, तभी रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। क्लियर। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।